टीचर क्लास पर खड़े होकर लगातार बोलते जा रहे थे, लेकिन क्लास में किसी को ध्यान देने की जरा भी फुर्सत नहीं थी। स्टूडेंट बेंच पर लेटे हुए सो रहे थे, जैसे नींद की गोलियां खाकर ढेर हुए हो। टीचर गुस्से से भर गए, लेकिन कर भी क्या सकते थे, बस ऊपर देखकर इन नालायक स्टूडेंट्स पर अफसोस जताते रहे। पूरी क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट था जो ध्यान से हर बात लिख रहा था, एक भी कॉमा या फुल स्टॉप छोड़े बिना। वो था डूंग गामिन। मोटे शीशों वाला चश्मा पहने, सिर झुकाकर गंभीरता से लिखते हुए वो बाकी सुस्त दिमागों के बीच किसी अजनबी जीव जैसा लग रहा था। बचपन से ही गामिन पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी रखता था, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो हमेशा निचले रैंक वालों में आता था। उसने अपनी माँ से गुहार लगाई कि वो एक ट्यूटर रख दें, लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई सुधार नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ टीचर तो शक करने लगे कि शायद उसने गलती से किसी और का नाम अपने टेस्ट में लिख दिया हो, वरना इतनी बुरी रैंक तो मुमकिन ही नहीं। फिर भी गामिन ने हार नहीं मानी। वो हर जगह और हर समय पढ़ने की कोशिश करता, चाहे वॉशरूम हो या बस में सफर। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पूरे स्कूल में उसका रैंक नीचे से दूसरा रहा। इसके बावजूद गामिन ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सपना नहीं छोड़ा। आखिरकार उसने एक अलग रास्ता चुना, एक टेक्निकल हाई स्कूल में दाखिला लेकर वहाँ से सीधे यूनिवर्सिटी में एंट्री पाने की कोशिश। नए स्कूल के पहले ही दिन गामिन उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, उसने एक जबरदस्त लड़ाई देखी जो किसी गैंगस्टर फिल्म से कम नहीं थी। स्कूल के ज्यादातर स्टूडेंट असली के गुंडे थे, जिससे गामिन जैसा सीधा साधा लड़का अजीब लगने लगा। उसने ठान लिया कि बस सब सहना है, अच्छे नंबर लेने हैं और फिर यूनिवर्सिटी पहुंचना है। लेकिन उसकी रैंक फिर भी नीचे ही रही। अब उसे शक हुआ कि शायद ये बाकी स्टूडेंट जानबूझकर लापरवाह बनने का नाटक करते हैं, लेकिन घर जाकर रात भर पढ़ाई करते हैं। किसी भी हाल में गामिन के पास आखिरी उम्मीद बची थी, एक स्टडी ग्रुप पार्टनर ढूंढना। अगले दिन उसने क्लास में हर स्टूडेंट को गौर से देखा और उसे एक ऐसे चेहरे की झलक मिली जिसमें ज्ञान की प्यास झलक रही थी, सेहुन। गामिन ने उससे पढ़ाई का प्रस्ताव रखने की ठानी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक गुंडा आकर सेहुन से भिड़ गया, क्योंकि वो स्कूल की रैंकिंग में उसकी जगह लेना चाहता था। बाकी स्टूडेंट उत्साह से इस लड़ाई को देखने लगे और सेहुन को जवाबी हमला करने के लिए उकसाने लगे, लेकिन सेहुन बहुत कमजोर साबित हुआ, हार गया और सीधा 171वें रैंक पर गिर गया। तभी डिसिप्लिन टीचर आए और घोषणा की कि पुराने क्लास टीचर की जगह अब एक नई टीचर आएंगी। और ये नई टीचर कोई और नहीं बल्कि गामिन की मिडिल स्कूल की पुरानी ट्यूटर हान कुंग थी। क्लास में कदम रखते ही वो हैरान रह गयी। एक स्टूडेंट ने बेधड़क पानी का गिलास ब्लैकबोर्ड पर फेंक दिया, फिर सिर्फ जोर से बोलने पर एक स्टूडेंट ने अपने साथी के चेहरे पर थप्पड़ मारने लगा। माहौल पूरी तरह अराजक था। कुंग जब कूड़ा फेंकने गयी तो उन्होंने देखा कि डस्टबिन सिगरेट के टुकड़ों से भरा पड़ा है। साफ था कि ये स्टूडेंट खुलेआम स्मोकिंग करते हैं और इसकी किसी को परवाह नहीं। तभी हान कुंग ने गामिन को पहचान लिया और 3 साल पहले बिना बताए नौकरी छोड़ देने के लिए माफी मांगी। गामिन को चिंता थी, क्योंकि पिछला क्लास टीचर सिर्फ 1 महीने में ही हार मानकर चला गया था। लेकिन कुंग को मुश्किलों से डर नहीं लगा। इसी बीच गामिन ने सेहुन को स्टडी पार्टनर बनाने का प्लान नहीं छोड़ा। वो चुपके से उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंच गया, सोचते हुए कि वो वहां पढ़ाई करेगा। लेकिन उसने देखा कि सेहुन तो आराम से सो रहा था। हार न मानते हुए गामिन उसके पास लेट गया, धीरे से बातें करने लगा, यहाँ तक कि उसे कैंडी भी ऑफर की, लेकिन सेहुन ने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिरकार गामिन की लगातार टोकाटाकी से परेशान होकर सेहुन ने उसे पढ़ाना शुरू किया। उसने समझाया, मान लो एक केक को बराबर 3 हिस्सों में बांटा गया है, तो हर हिस्सा 0.333 के बराबर होगा। अब अगर हम तीनों हिस्से जोड़ दें तो 0.333 गुना 3 0.999 होगा। तो क्या 0.999 1 के बराबर नहीं है? गामिन हैरान रह गया। लेकिन रुको, जो केक चाकू पर चिपक गया उसका क्या? सेहुन बोला, पढ़ाई करनी है तो ये बेकार के सवाल मत पूछो। इस तरह चाहे जानबूझकर या अनजाने में सेहुन इस अजीब से स्कूल में गामिन का पहला टीचर बन गया। उधर हान कुंग ने वाइस प्रिंसिपल को स्कूल में खुलेआम स्मोकिंग की शिकायत की, लेकिन उसने बेपरवाही से कहा, कूड़ेदान खाली करने से क्या वो स्मोकिंग छोड़ देंगे? उसने तो यहाँ तक कह दिया, मैं खुद 40 साल से स्मोकिंग कर रहा हूँ, अब तक नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, वाइस प्रिंसिपल ने हान कुंग को चेतावनी दी कि अगर वो परमानेंट नौकरी चाहती है तो ऊपरी अधिकारियों को नाराज न करें। इसी दौरान सेहुन ने गामिन की मैथ की कॉपी उठाकर देखी और हैरान रह गया। उसमें तो सवालों की जगह पूरी कहानियां लिखी थी। सेहुन ने सिर हिलाकर कहा, मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत कमजोर हो। फिर उसने पूछा, लेकिन तुम इतना पढ़ना क्यों चाहते हो? गामिन ने कहा कि सेहुन भी उतना ही मेहनती है,
लेकिन सेहुन ने तुरंत इनकार कर दिया। गामिन ने गौर से देखा, उसके बाल ठीक इतने लंबे थे कि आँखों को ढक ना ले। उसकी बीच वाली उंगली पर लिखने से पड़े मोटे निशान, झुके हुए कंधे और सबसे जरूरी उसकी आँखों में वो गहराई जो सिर्फ किताबी कीड़े में होती है। गामिन ने उत्साह से उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सेहुन ने उसे ठुकरा दिया। सेहुन ने कहा, तुम सिर्फ कमजोर नहीं बल्कि सुपर कमजोर हो। इस स्कूल में आकर भी पढ़ाई में अच्छे नंबरों का सपना देख रहे हो। अगर बिहान उई को पता चल गया तो तुम्हारी और मेरी दोनों की खैर नहीं। ये नाम सुनकर पूरा स्कूल सहम जाता था। बिहान उई कुख्यात गैंगस्टर जॉन बेक का बेटा था, एक निर्दयी व्यक्ति। उसी ने स्कूल में लड़ाई की ताकत का रैंकिंग ऐप बनाया था, जिस पर कब्जा करने के लिए सभी स्टूडेंट जान की बाजी लगा देते थे। यहाँ सिर्फ ताकत मायने रखती थी, पढ़ाई करना बेकार का सपना था। लेकिन गामिन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने जेब से सेहुन का टेस्ट रिजल्ट निकाला, जो उसे गलती से मिल गया था। असल में सेहुन पूरे स्कूल में दूसरे रैंक पर आया था। गामिन ने तुरंत कहा, तो फिर हमें जरूर एक साथ पढ़ना चाहिए और यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। लेकिन सेहुन की प्रतिक्रिया उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। वो अचानक चुप हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर उसने हाथ में पकड़ा कागज फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। बिना कुछ कहे वो मुड़कर चला गया, पीछे गामिन को हैरान परेशान छोड़कर, जिसे समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या है। उस दिन बिहान उई को स्कूल की सबसे प्रतिष्ठित स्कॉलरशिप मिली, क्योंकि वो पढ़ाई में सबसे आगे था। पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन उस भीड़ में सिर्फ सेहुन चुपचाप सिर झुकाए बैठा था, चेहरे पर भारी मन का बोझ लिए। जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुआ, उसी लिए उन्होंने रास्ता रोककर घेर लिया। सेहुन को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना उसने उसे खींचकर सुनसान गोडाउन में ले जाकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। लगातार पड़ रहे मुक्कों के बावजूद सेहुन बस दांत भींच कर सहता रहा, एक बार भी पलटकर वार नहीं किया। उसी समय हान कुंग, जो कूड़ादान साफ कर रही थी, ने ये दृश्य देख लिया। वो घबराकर मदद के लिए बाकी टीचर्स के पास भागी, लेकिन सबने अनदेखा कर दिया, जैसे कुछ सुना ही न हो। उसने मुट्ठियां भींच ली, खुद जाकर बीच बचाव करने की ठान ही रही थी कि तभी गामिन वहां पहुंच गया। उसने कहा, मुझे अपने स्टडी ग्रुप वाले दोस्त को बचाने दो। इतना कहकर गामिन ने वेल्डिंग मास्क पहन लिया, आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और सीधे गुंडों के बीच कूद पड़ा। पूरे गोडाउन को सफेद धुएं से भर दिया। इस अफरातफरी में गामिन ने सेहुन को कंधे पर उठाया और भाग निकला, लेकिन शुक्रिया कहने के बजाय सेहुन उस पर भड़क गया। उसने कहा, तुम मेरी सिर्फ एक बार मदद कर सकते हो, फिर ये लोग फिर से आएंगे। क्या मैं हमेशा भागता फिरूं? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जिंदा रहना उससे ज्यादा जरूरी है। ये कहकर वो मुड़ा और चला गया, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि हुनवू ने रास्ता रोक लिया। उसके हाथ में एक डंडा था। उसने रूखी आवाज में पूछा, वो मास्क पहनने वाला लड़का कहाँ है? पूरे शरीर में दर्द होने के बावजूद सेहुन ने उसका राज खोलने से साफ इनकार कर दिया। इस पर हुनवू आप बबूला हो गया और उस पर डंडे से वार करने लगा। अचानक एक साया तेजी से आया और इतनी जोरदार किक मारी कि डंडा आंखों के सामने ही चूर चूर हो गया। ये गामिन था। पता चला कि पढ़ाई में भले ही गामिन कमजोर हो, लेकिन उसका शरीर बेहद ताकतवर है। तीसरी क्लास से ही वो रोजाना प्रैक्टिस करता आ रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि मजबूत शरीर एक तेज दिमाग को जन्म देता है। तभी तो उसके एक हल्के से मुक्के से हुनवू जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सेहुन गामिन की ताकत देख दंग रह गया, लेकिन फिर भी स्टडी ग्रुप में शामिल होने से मना कर दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम भी तो इनसे डरते हो, तभी मास्क पहनकर आए थे। ये कहकर सेहुन भारी मन से घर लौट आया, लेकिन वहाँ उसका इंतजार सुकून ने नहीं, बल्कि उसके शराबी पिता की पिटाई ने किया। पिता चिल्लाए, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सपना मत देख। पढ़ाई के बाद तू भी मजदूरी ही करेगा, जैसे मैं करता हूँ। कोई हुनर सीख ले। सेहुन ने दांत भींच लिए। उसने तो पिता की बात मानकर वेल्डिंग का कोर्स करने के लिए इस स्कूल में दाखिला लिया था, लेकिन फिर भी वो उससे खुश नहीं थे। गुस्से और उदासी में वो घर से निकल गया और बेवजह सड़कों पर भटकने लगा। तभी उसकी नजर उस पुरानी मैथ्स की कॉपी पर पड़ी, जिसे वो कबाड़ी को बेचने वाला था। उसी समय गामिन भी अकेला बैठा सोच रहा था। ये पहली बार नहीं था जब किसी ने उसके साथ पढ़ाई करने से मना किया हो। मिडिल स्कूल में भी उसने कई स्टडी ग्रुप्स में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। कुछ तो ताना भी मारते, ग्रुप में पढ़ने से अच्छा है तुम दोबारा जन्म ले लो। माँ हमेशा कहती कि कमजोर पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गामिन को ये बात चुभती और वो अकेले में रो पड़ता। अगले दिन सुबह हान कुंग स्कूल पहुंची और देखा कि कुछ स्टूडेंट इकट्ठा होकर ड्रम के पास सिगरेट पी रहे थे। तभी डिसिप्लिन टीचर आए और स्टूडेंट से सिगरेट बुझाने को कहा। हान कुंग को लगा कि शायद वो सच में सख्त इंसान होंगे,
लेकिन पता चला कि उनका असली मकसद तो बस ड्रम हटवाना था, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम आने वाली थी। ड्रम हटाने में जूझ रही हान कुंग के पास एक हैंडसम स्टूडेंट आकर मदद करने लगा। उसका नाम था बाग गुनजोब। गुनजोब ने कहा कि अगर ये ड्रम इंस्पेक्शन टीम देख ले तो अच्छा होगा, लेकिन हान कुंग ने मना कर दिया। आखिर ये हमारा स्कूल है, इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने गुनजोब को क्लास जाने को कहा और खुद बाकी ड्रम हटाने लगी। दूसरी ओर गामिन को अपनी डेस्क के ड्रॉअर में एक नोटबुक मिली। खोलकर देखा तो पता चला कि ये सेहुन की मैथ की नोटबुक थी। भले ही सेहुन ने कहा था कि उसे फेंक देना चाहिए, लेकिन उसने चुपचाप मेहनत करके ये नोटबुक गामिन को देने के लिए तैयार की थी। अचानक हुनवू ने कुर्सी उठाकर गामिन के सिर पर दे मारी। उसका मकसद था बदला लेना, क्योंकि उसने पता लगा लिया था कि कल मास्क पहनकर हमला करने वाला गामिन ही था। सेहुन की आंखें फैल गईं जब उसने देखा कि हुनवू उसकी नोटबुक उठा रहा है, लेकिन इससे पहले कि सेहुन कुछ कर पाता, गामिन गुस्से में उस पर टूट पड़ा। उसी समय दूसरी ओर इंस्पेक्शन टीम का एक मेंबर स्कूल का चक्कर लगा रहा था। जब उसने हान कुंग को ड्रम से जूझते देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे कहीं पहले देख चुका है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने कहा वो बस एक नई कॉन्ट्रैक्ट टीचर है। तभी एक जोरदार आवाज आई, कांच टूट गया था। हान कुंग चौंक गई और तुरंत क्लास की ओर दौड़ी। कुछ मिनट पहले हुनवू ने गामिन को लड़ाई के लिए ललकारा था। सेहुन सोच रहा था कि उसे अकेला न छोड़े, लेकिन गामिन ने भरोसा दिलाया, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी हुनवू ने लाइटर निकाला और नोटबुक को आग लगा दी। वो यही नहीं रुका, बल्कि हथौड़ा उठाकर गामिन को जानलेवा वार करने के लिए बढ़ा। लेकिन गामिन को उस हमले की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नजरें सिर्फ उस कीमती नोटबुक पर थी जो आग में जल रही थी। तमाशा देख रहे बाकी स्टूडेंट हैरान थे कि गामिन इतना ताकतवर है। उसने एक झटके में हुनवू को धक्का दे दिया और नोटबुक बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नोटबुक जलकर राख हो चुकी थी। गामिन का गुस्सा फूट पड़ा। उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे हथौड़ा खिड़की से बाहर जा गिरा। फिर एक घूंसा मारकर हुनवू को जमीन पर ढेर कर दिया। लेकिन हुनवू भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जलता हुआ बैग उठाया और गामिन की तरफ फेंक दिया। अचानक गामिन ने हवा में 360 डिग्री घूमते हुए एक जोरदार किक मारी, जिससे बैग उल्टा उड़कर सीधे हुनवू के सीने पर जा लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिर पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गामिन ने हुनवू को झकझोर कर उठाया, मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से सेहुन से माफी मंगवाने के लिए। फिर उसे दोबारा बेहोश कर दिया। सेहुन हैरान रह गया जब उसने देखा कि गामिन उस नोटबुक को कितनी शिद्दत से संभाल रहा था। सेहुन ने चुपचाप जली हुई नोटबुक उठाई, गहरी सांस ली और कहा, मैं ग्रुप स्टडी के लिए तैयार हूँ। गामिन तो जैसे लॉटरी जीत गया हो। वो अभी खुशियों में डूबा ही था कि अचानक हान क्यों घबराई हुई क्लास में आई और फायर एक्सटिंग्विशर से जलते हुए राख के ढेर को बुझाने लगी। वो अभी ये पूछ भी नहीं पाई कि क्या हो रहा है, तभी इंस्पेक्टर आ गए। उनके सामने क्लासरूम मानो जंग का मैदान लग रहा था। बेंच कुर्सियां बिखरी हुई, चारों तरफ जलने के निशान और जमीन पर बेहोश पड़ा एक स्टूडेंट। क्लासमेट पर हमला और आग लगाने के आरोप में गामिन को तुरंत ऑफिस ले जाया गया। सेहुन चुपके से कमरे में आया, गामिन की मेज पर चश्मा रखकर बोला, कल मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। गामिन खुशी से मुस्कुरा उठा जब सेहुन ने उसे ग्रुप स्टडी का टीम लीडर कहा। सेहुन वापस क्लास जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर ही उसने देखा कि सब लोग घबराकर किनारे हो रहे थे। माहौल भारी था। 3 गुंडे वहां आए जो हुनवू को ढूंढ रहे थे। उन्होंने उसे पकड़कर सीधे छत पर ले जाया ताकि उसे अपने लीडर हानो से मिलवाया जा सके। उधर इंस्पेक्टर के सामने वाइस प्रिंसिपल ने जोर जोर से ऐलान किया कि गामिन को स्कूल से निकालकर वे हिंसा की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। हान क्यूंग ने गामिन के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। जब दोनों जाने लगे तो हान क्यूंग ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्या इस स्कूल के लिए इंस्पेक्टर की राय 600 स्टूडेंट्स से ज्यादा मायने रखती है? वो लड़का खुद से लड़ाई शुरू नहीं करता। उसे इतना पीटा और सताया गया कि उसे मजबूरन अपनी रक्षा करनी पड़ी। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करती, लेकिन ऐसे स्कूल में बच्चों के पास खुद को बचाने का और क्या तरीका है? इंस्पेक्टर को अचानक याद आया कि यही महिला पिछले साल की टीचर एंट्रेंस परीक्षा में टॉपर थी, लेकिन किसी कारण उसने ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिससे उसका रिजल्ट रद्द हो गया। इंस्पेक्टर ने हान क्यूंग से पूछा, तो फिर आप इस स्कूल की समस्या को कैसे हल करेंगी? हान क्यूंग ने कहा कि वो स्टूडेंट्स को ग्रुप स्टडी करवाएगी और ये गामिन का भी आइडिया था। इंस्पेक्टर को ये प्रस्ताव काफी पसंद आया, जबकि वाइस प्रिंसिपल अंदर ही अंदर जल रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसने चेतावनी दी कि अगर ग्रुप स्टडी का प्लान फेल हुआ तो हान क्यूंग का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। अगली सुबह ठीक 5 बजे गामिन पार्क में कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहा था।
वो इतना मग्न था कि गार्ड ने याद दिलाया 6:30 बज गए हैं। तब वो घबराकर घर भागा और स्कूल के लिए तैयार हुआ। स्कूल के गेट पर सेहुन पहले से खड़ा था, लेकिन ऐसे दिखा रहा था जैसे गामिन से बस यूं ही टकरा गया हो। ये किताबी कीड़ा भले ही लापरवाह बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं गुंडों का ध्यान उस पर न आ जाए। क्लास में हान मैडम ने घोषणा की कि अगले 2 हफ्तों में हर ग्रुप को 5 मेंबर जुटाने होंगे, तभी उन्हें ऑफिशियल क्लब का दर्जा मिलेगा। सेहुन ने अफसोस जताया कि इस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए तैयार 3 और लोग कहाँ से मिलेंगे। लेकिन हान मैडम का मानना था कि अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। फिर गामिन और सेहुन ने मेंबर भर्ती अभियान शुरू किया, नोटिस चिपकाकर। जब कई स्टूडेंट नोटिस देखने के लिए इकट्ठा हुए तो गामिन खुश हो गया, यहाँ तक कि सोचने लगा कहीं ज्यादा लोग आ गए तो। लेकिन पहले ही उम्मीदवार ने आकर प्यार मोहब्बत की सलाह मांग ली। शुरुआती असफलता से उदास गामिन के पास एक और लड़का आया और पूछा, तुम गामिन हो? गामिन को लगा कि आखिर कोई पढ़ाई करने आया है, लेकिन ये तो 10वीं क्लास के फाइटिंग रैंक में 3रे नंबर का लड़का निकला जो उससे मुकाबला करने आया था। अफवाह थी कि गामिन इतना ताकतवर है कि उसके पैरों से आग निकलती है। उसने गामिन को हराने की ठान ली। मिलते ही वो लगातार हमला करने लगा, लेकिन गामिन को तो कुछ पता ही नहीं चला। वो तो बस एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढ रहा था और यूं ही सभी वारों से बचता चला गया। देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं और हमला करने वाला लड़का और भी चिढ़ गया। एक पल में गलती से गामिन का हाथ उसके नाक पर लगा और वो बेहोश हो गया। गामिन अब भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या। लड़ाई के बाद क्लास के शरारती लड़कों ने कहानी को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाना शुरू कर दिया। गामिन ने 3रे रैंक वाले को लाइब्रेरी में घसीट कर पीटा और ऊपर से पौधे का गमला उसके सिर पर फोड़ दिया। फिर किसी ने पूछा, रुको, क्या हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है? अगले दिन भी किसी ने गामिन के ग्रुप में नाम नहीं लिखा। तब उसने सोचा, अब इंतजार नहीं करना, खुद जाकर ढूंढना होगा। लेकिन उसने सख्त शर्त रखी, उम्मीदवार की आंखों में पढ़ाई का जज्बा होना चाहिए। उधर 3 शरारती लड़के अब भी बहस कर रहे थे कि गामिन ने लाइब्रेरी में क्यों मारा, छत पर क्यों नहीं। शायद उसे दुश्मन की चीखें सुनना पसंद हो। शक्ल से शरीफ, लेकिन असल में स्कूल का सबसे अजीब लड़का। तभी गामिन वहां आ गया। सबके सब जैसे पत्थर बन गए, डर से कांपने लगे कि कहीं उन्हें ग्रुप में शामिल न कर लिया जाए। गामिन ने सबकी आंखों में झांका, लेकिन किसी की आंखों में पढ़ाई की चमक नहीं दिखी, तो वो निराश होकर चला गया। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली, जैसे मौत के मुंह से बच निकले हों। गामिन जहाँ भी जाता लोग उससे दूरी बना लेते। तभी चलते चलते वो पार्क वॉन्स्योक से टकरा गया, जो सेहुन का मिडिल स्कूल का साथी था, जो क्लास 7 से ही अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। ये सुनते ही गामिन खुशी खुशी उसके पास दौड़ा और उसे अपने स्टडी ग्रुप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। लेकिन वो लड़का ठंडे स्वर में पूछ बैठा, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि तुम्हारे आसपास के लोग पिट सकते हैं? इसी बीच हानकुंग चिंतित थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हुनवू क्लास में नहीं आया था। जब वो उसके घर के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा बंद है और अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा। सेहुन ने हैरानी से पूछा, आखिर स्टडी ग्रुप बनाना जरूरी क्यों है? ट्यूशन सेंटर चले जाओ या ऑनलाइन पढ़ लो। गामिन ने आह भरते हुए कहा, मैंने वो सब ट्राई कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेहुन बोला, असल में तुम्हें पढ़ाई से ज्यादा खेलों में मजा आता है। लेकिन गामिन के लिए खेल सिर्फ हेल्थ बनाने का तरीका था, ताकि वो पढ़ाई बेहतर कर सके। दोनों को उदास देखकर हानकुंग ने उन्हें बुक स्टोर जाने का सुझाव दिया। उसने पूछा, क्या तुम कोई किताब लेना चाहोगे? गामिन ने कहा, मेरे पास तो सारी किताबें पहले से हैं। लेकिन फिर वो जाकर ढेर सारी बॉल पेन खरीदने लगा। हानकुंग ने हैरानी से पूछा, इतने पेन क्यों खरीद रहे हो? गामिन ने खुशी खुशी बताया, ये वाला पेन खास तौर पर मैथ्स के लिए है, इससे याददाश्त बढ़ती है। ये दूसरा पेन कभी इंक जाम नहीं करता, और ये नया मॉडल हाथ में मजबूती से फिट होता है, इसलिए इसे ट्राई करना चाहता हूँ। वाकई इस लड़के के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जब उसे पता चला कि सेहुन सिर्फ सस्ता पेन इस्तेमाल करता है, तो गामिन ने सोचा शायद यही सस्ता पेन अच्छा पढ़ने का राज हो। उसने तय किया कि किसी दिन वो भी इसे खरीदेगा। दोनों ने हानकुंग से पूछा, जब आप टॉपर थी तो फिर ऐसे कमजोर स्कूल में क्यों आई? हानकुंग थोड़ी झिझकी और बोली, दरअसल मैं फॉर्म भरना ही भूल गई थी। वापसी के रास्ते में हानकुंग ने देखा कि गामिन की खरीदी हुई किताब उसके बैग में ही रह गई थी। वो उसे कॉल करने ही वाली थी कि अचानक देखा उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर हुनवू चोटिल चेहरा लिए बैठा था और उसके साथ 2 डुकॉन गैंग के आदमी मौजूद थे। उसने धमकी दी, अगर तुम पुलिस के पास गई तो हम सबकी जान चली जाएगी, क्योंकि हान्युई ने आदेश दिया था कि हानकुंग को पढ़ाने से रोकना है।
गामिन को हानकुंग का मिस्ड कॉल दिखा। उसने तुरंत वापस कॉल किया, लेकिन तभी हुनवू ने उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया। हुनवू लोहे की रॉड उठाकर हमला करने वाला था कि अचानक लाइट चली गई। एक रहस्यमय आदमी आया, उसने सबको गिरा दिया और हानकुंग को खींचकर बाहर ले गया। हुनवू तुरंत पीछे भागा, लेकिन वे दोनों समय रहते लिफ्ट में घुस गए। पता चला कि ये हीरो कोई और नहीं बल्कि गोंजोव था। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, डुकॉन गैंग उसके सामने खड़े थे। बिना सोचे गोंजोव ने एक जोरदार किक मारी और रास्ता साफ करते हुए बेसमेंट की ओर बढ़ा। लेकिन राहत की सांस भी नहीं ली थी कि हुनवू और उसके गुंडे फिर आ पहुंचे। हानकुंग गामिन को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तभी उन गुंडों ने उन्हें देख लिया और घेर लिया। हानकुंग मिन्नत कर ही रही थी कि अचानक उसे एक जोरदार वार पड़ा और वो गिर पड़ी। गोंजोव गुस्से से पागल हो गया और उसने उस गुंडे के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। उसने सबको चुनौती दी, आओ जितने हो लड़ लो। लोहे के नकल्स पहने गोंजोव ने डुकॉन गैंग को बुरी तरह पीटा, लेकिन अंत में एक डंडे के वार से वो गिर पड़ा और पेट पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। तभी हुनवू को याद आया कि मिडिल स्कूल में गोंजोव एक बार चाकू लगने और एक हत्या के मामले में फंस चुका था। गुंडों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा। वो सिर्फ सिर ढककर मार सह रहा था। तभी जब हुनवू हानकुंग पर वार करने ही वाला था, गामिन अचानक वहां पहुंच गया। असल में वो हानकुंग से संपर्क न हो पाने के कारण परेशान था और यहाँ आ गया। गामिन ने चश्मा उतारा और आत्मविश्वास से हथियारबंद गुंडों का सामना किया। उसने एक लकड़ी का डंडा छीना, उससे चेन को रोका और फिर उसी डंडे से वार किया। डंडा बीच से टूट गया, लेकिन वो 2 हिस्सों का ननचाकू बन गया जो गामिन का पसंदीदा हथियार था। उसने इतनी फुर्ती से वार किए कि वो ब्रूस ली जैसा लग रहा था और गुंडे दर्द से करा उठे। हुनवू ने गामिन पर पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन गोंजोव ने समय रहते उसे बचा लिया और हुनवू को काबू में कर लिया। उससे हत्या के मामले के बारे में पूछताछ करने लगा। गोंजोव उसकी दांत तोड़ने ही वाला था कि गामिन ने रोक दिया, लेकिन गोंजोव ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें पता है इनकी वजह से मेरी माँ मर चुकी है। इसी बीच हुनवू और उसके साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गए। गोंजोव उन्हें पकड़ने भागा, लेकिन जख्म के दर्द से रुक गया। उसने हानकुंग को समझाया कि गुंडों के प्रति इतनी दयालुता मत दिखाओ, क्योंकि उसकी माँ भी इसी का शिकार हुई थी। फिर गामिन को सलाह दी, स्टडी ग्रुप के बारे में भूल जाओ, जिंदगी हमेशा किताबों जैसी नहीं होती। हानकुंग ने किताब गामिन को लौटाई और कहा, अभी भी तुम्हारे पास अच्छे ग्रुपमेट्स ढूंढने का समय है। गामिन घर चला गया और तभी हानकुंग की थकान साफ झलकने लगी। वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि एक लड़का उसे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और माफी मांगने लगा। वो बोला, अगर मैंने हान्युई की बात नहीं मानी होती तो मेरी जान चली जाती। हानकुंग ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ जरूरी सवालों का जवाब देना होगा। इसी बीच टीम बनाने की आखिरी तारीख करीब आ गई थी, लेकिन अब तक किसी ने भी नाम नहीं लिखाया। गामिन बेचैनी से बार बार अपना फोन चेक कर रहा था, जबकि सेहुन थके हुए अंदाज में लंबी सांसें ले रहा था। अचानक एक मैसेज आया, मैं टीम में शामिल होना चाहता हूँ। दोनों तुरंत खुशी खुशी मिलने की जगह की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वहाँ पहुँचते ही गामिन अचानक झिझक गया और दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सेहुन ने धीरे से कहा, उसका नाम लिजी वू है, और गामिन को अंदर धकेल दिया। जैसे ही अंदर कदम रखा, गामिन वहीं जम गया। ये तो लड़कियों की क्लास थी। सारी लड़कियां मुड़कर उसे घूरने लगी, जिससे वो इतना घबरा गया कि समझ नहीं पाया चेहरा कहाँ छिपाए। वो बस कमरे के बीच में खड़ा रह गया। सबके ऐसे घूरने पर जैसे वो कोई अजीब प्राणी हो। गामिन शर्म से लाल होकर बाहर भाग गया। जब वो सेहुन से बात कर रहा था, तभी दोनों ने सुना कि लिजी वू नाम पुकारा गया। क्लास में झांक कर देखा तो दोनों चौंक गए। लिजी वू असल में ली हुनवू की जुड़वा बहन थी। अगर ये भाई बहन एक ही स्कूल में है तो तूफान आना तय है। उसी समय एक बदमाश लड़की लिजी वू से पंगा ले रही थी, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रही थी। और गुस्सा तब आया जब उसने जीहू और हिगोन को चुपचाप पढ़ाई की तैयारी करते देखा। उसने हिगोन को घूरने के लिए सबक सिखाने का सोचा, लेकिन जीहू ने तुरंत रोक दिया। तभी मीहे ने जीहू पर लगातार हमला कर दिया और फिर च्यूइंग गम को सीधा उनकी ग्रुप की प्लानिंग शीट पर थूक दिया। तभी अचानक एक हाथ आगे बढ़कर वो गम उठा लेता है, और वो कोई और नहीं बल्कि गामिन था। वो उस पढ़ाई की योजना को ऐसे देख रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी आ गया किम वूजिन, 11वीं का सबसे बड़ा गुंडा। उसने गुस्से में आंखें फाड़ते हुए गामिन से पूछा कि उसका ली जीहू से क्या रिश्ता है, जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड कहता था। सेहुन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत गामिन को वहाँ से खींचकर निकालना चाहा। असल में वूजिन जीहू को जानता भी नहीं था,
बस उस पर कंट्रोल जमाना चाहता था और उसे मजबूर करता था कि उसकी बातें माने। जब जीहू ने इनकार किया तो वो गुस्से में बोला, अगर प्यार से नहीं बोलोगी तो पिटाई होगी। वो मारने ही वाला था कि एक च्युइंग गम सीधा उसके चेहरे पर आकर लगा और ये काम गामिन का था। वूजन ने पहचान लिया कि यही गामिन है जिसने ली हुनवू को हराया था और अब वो उसे भी सबक सिखाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो गामिन पर टूट पड़ने वाला था, उसी समय डिसिप्लिनरी टीचर ने उसका नाम पुकार लिया। मजबूरन वूजन को उनके साथ जाना पड़ा और गामिन फिलहाल बच गया। तुम शांति से पढ़ाई करना चाहते हो ना? तो फिर इस स्कूल के डिसिप्लिन टीम के लीडर से पंगा क्यों ले रहे हो? उससे उलझना मतलब जिंदगी भर मुसीबत में रहना। तभी हिगोन आ गई और बताया कि असल में उसी ने जीहू का नाम स्टडी ग्रुप में लिखा था। पता चला कि अभी थोड़ी देर पहले जो गुंडी मीहे थी वो वूजन पर मरती है। लेकिन जब उसने अपने प्यार का इजहार किया तो उसकी दोस्त ने वूजन को पागल जैसा कहकर मजाक उड़ा दिया। हिगोन ने ये सुना और हंसते हंसते पानी भी उगल दिया। इससे मीहे गुस्से से आग बबूला हो गई और हिगोन से बदला लेने की ठान ली। लेकिन जीहू ने उसे बचा लिया, वरना हिगोन की पिटाई पक्की थी। कुछ समय बाद एक घटना हुई। ली हुनवू एक महंगी चीज डिलीवर कर रहा था जिसे लूट लिया गया। मजबूरी में उसने वूजन से पैसे उधार लिए। वूजन ने हामी भर दी, लेकिन शर्त रखी कि हुनवू को वेंडिंग मशीन से पैसे चुराने होंगे। इसके बाद वूजन ने चोरी का वीडियो रिकॉर्ड करके जीहू को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। जीहू अपने भाई से नाराज थी कि उसने गुंडों से पंगा लिया, लेकिन उसे जेल जाने भी नहीं देना चाहती थी। इसी बीच हिगोन के पिता का ट्रांसफर हो गया और वो स्कूल बदलने वाली थी। जाने से पहले वो जीहू की मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने सेहुन और गामिन से उस वीडियो को डिलीट करने का तरीका ढूंढने को कहा। दोनों थोड़े हिचकिचाए तो हिगोन ने अपनी खास नजरों वाला अंदाज दिखाया। बेचारा सीधा साधा सेहुन तुरंत मान गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी डिसिप्लिन टीम के कमरे में रखा वो यूएसबी कैसे लाया जाए। सेहुन ने गामिन को समझाया कि इस स्कूल में डिसिप्लिन टीम ही असली राजा है। ये लोग स्कूल के मान्यता प्राप्त गुंडे हैं जो बाकी बदमाशों को दबाकर अनुशासन बनाए रखते हैं। लेकिन असल में ये भी किसी गैंग से कम नहीं। वो यूएसबी गुप्त रूप से डिसिप्लिन टीम के कमरे में छुपा था। 2 डिसिप्लिन टीम के लड़के इसे देखना चाहते थे, लेकिन तभी किम वूजन ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पीटा। लेकिन बीच में ही वूजन बोला, देख लो, मैं तो इसे यूट्यूब पर अपलोड करने ही वाला था। असल में यूएसबी में ऐसा वीडियो था जिससे ली हुनवू को सुधार गृह भेजा जा सकता था और तब जीहू टूटकर वूजन के पास आ जाती। और जो पैसे उसने उधार दिए थे वो असल में वूजन के नहीं बल्कि बिहान उई के थे। उन्हें ये नहीं पता था कि गामिन उसी समय अलमारी में छिपा सब सुन रहा था। उसने जानबूझकर हल्की सी आवाज की और डिसिप्लिन टीम के लड़के जिज्ञासा में पास आ गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, गामिन चीते की तरह बाहर कूदा और पलक झपकते ही 2 गुंडों को गिरा दिया। उसे यूएसबी पर नजर गड़ाए देख वूजन सब समझ गया। गामिन ने बिना कुछ कहे हमला कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से वूजन लड़ाई का मास्टर था। गामिन बार बार जमीन पर गिराया जा रहा था, लेकिन ठहरो, वो बस हारने का नाटक कर रहा था। जैसे ही यूएसबी हाथ लगी, उसने तुरंत पलटवार किया। उसका एक जोरदार किक वूजन को हिला गया। वूजन ने अपनी खास पकड़ वाली चाल आजमाने की कोशिश की, लेकिन गामिन ने पैर से रोककर उसे सीधा नॉकआउट पंच दे दिया। वो भागने ही वाला था कि वूजन के 3 और गुंडे दरवाजा रोककर खड़े हो गए। बाहर सेहुन और हिगोन घबराए खड़े थे। सेहुन ने दिमाग लगाया और हिगोन से नकली झगड़ा करने लगा ताकि डिसिप्लिन टीम बीच में आए और गामिन को भागने का मौका मिले। लेकिन दिक्कत ये थी कि हिगोन गाली देना जानती ही नहीं थी। तभी जीहू आ गई। अंदर गामिन अकेले तीनों तगड़े गुंडों को झेल रहा था और उन्हें धुना भी रहा था। तभी पहले गिरे 2 लड़के भी उठ गए और सब मिलकर उसे दबोचने लगे। एक ने गामिन के हाथ से यूएसबी छीन लिया। गामिन ने छोड़ने से इनकार किया, लेकिन वूजन ने वीडियो कॉपी करके कंप्यूटर में डाल लिया और यूट्यूब पर अपलोड करना शुरू कर दिया। हिगोन ने इस वक्त जीहू को सब सच्चाई बता दी। जीहू ने कहा, मुझे तो शुरू से ही इन सब को खत्म कर देना चाहिए था। ये कहकर वो सीधा डिसिप्लिन टीम के कमरे की ओर दौड़ी। उसी समय गामिन ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ दिया। उसके हाथ में पूरी की पूरी कंप्यूटर मशीन थी। तारें उलझी हुई थी। गामिन सोच ही रहा था कि इसे तोड़कर क्लिप को हमेशा के लिए मिटा दे, लेकिन तभी वो ठोकर खाकर गिर पड़ा और कंप्यूटर सीधा सेहुन के पैरों के पास जा गिरा। गामिन ने तुरंत बाकी सारे डिसिप्लिन टीम के लड़कों को रोका और सेहुन से कहा, ये कंप्यूटर ले जाओ। सेहुन ने कंप्यूटर उठाया और दौड़ पड़ा। पीछे से पूरी डिसिप्लिन टीम उसके पीछे भागी। अब एक बेहद रोमांचक चेस शुरू हो गया। सेहुन जान बचाकर भागता रहा, लेकिन आखिरकार वो छत पर घिर गया। गुजिन आगे आया और बोला, ये मशीन दे दे। हारने वाला अगर है तो हारने वाले की तरह जीना सीख।
तू बेवजह इतना गर्म क्यों हो रहा है? कहते हुए सेहुन ने वो कंप्यूटर नीचे फेंक दिया। गुजिन गुस्से से आग बबूला हो गया और सेहुन को मारने के लिए बढ़ा, लेकिन तभी अचानक जीहू आई और उसने गुजिन को जमीन पर पटक दिया। वो संभलने ही वाला था कि जीहू ने उसे एक और जोरदार चोट दे मारी। वो दबंग अंदाज में बोली, मेरे भाई से दूर रह। उधर मिस हान एक टीचर से बिहानउई के बारे में पूछ रही थी, लेकिन टीचर ने चेतावनी दी, बेहतर है तुम बिहानउई से दूर रहो वरना बुरा होगा। मिस हान बिना डरे सीधे बिहानउई से पूछ बैठी, हुनू कहाँ है? बिहानउई ने बेफिक्र अंदाज में कहा, शायद वो कर्ज से भाग रहा है। लेकिन मिस हान सच जान चुकी थी, बिहानउई ने ही हुनू की लूट की साजिश रची थी और फिर पैसे उधार देकर उसे अपने काबू में कर लिया था। उन्होंने उसे चेताया, हुनू को छोड़ दो, लेकिन बिहानउई ने कहा, वो तो सुधरने वाला नहीं है, स्कूल छोड़ दे तो मुझे क्या? मिस हान डटी रही, कोई भी इंसान त्यागे जाने लायक नहीं होता। बिहानउई हल्की हंसी के साथ बोला, तुम जल्द ही निराश हो जाओगी। गामिन को डिसिप्लिनरी टीचर पकड़कर ले जा रहे थे, तभी उसे याद आया कि उसका यूएसबी गिर गया है। उसने हिगोन से कहा कि उसे उठा ले, लेकिन उससे पहले मीहे ने उसे पकड़ लिया। हिगोन ने देखा कि मीहे खुश होकर यूएसबी गुजिन को लौटाने जा रही है। वो रोकना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसके दिमाग में बेचारी जीहू की तस्वीर घूम गई और अचानक हिगोन चिल्ला पड़ी, ए बदमाश। बोलते ही उसे एहसास हुआ कि मुंह फिसल गया। मीहे गुस्से से उसकी ओर झपटी। हिगोन भी जोर से चिल्लाई और आंखें बंद करके धक्का मार दिया, जिससे मीहे जमीन पर गिर गई। फिर उसने जल्दी से यूएसबी उठा लिया। संयोग से जीहू ने ये सब देख लिया। हिगोन, अब तो तुम असली स्कूल की स्टूडेंट लग रही हो। तभी हुनवू आया, चेहरा गुस्से से भरा और सीधा गुजिन की ओर बढ़ा। असल में बिहानउई ने हुनवू को सारा सच बता दिया था। जिसने उसे लूटा था वो कोई और नहीं बल्कि गुजिन था। इतना ही नहीं, उसने दोनों भाई बहन को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो भी बनाया था। बिहानउई ने हुनवू को एक चाकू दिया और बदला लेने के लिए भड़काया। गुस्से में हुनवू ने चाकू निकालकर गुजिन पर हमला कर दिया। लेकिन ठहरो, चाकू की चोट किसी और को लगी और वो थी मिस हानक क्यूंग। उन्होंने गुजिन को बचाने के लिए खुद को बीच में डाल दिया। वो लड़खड़ाई, लेकिन उनकी नजर अब भी कोमल थी। हार मत मानना, ये कहकर वो गिर पड़ी। कुछ दिन पहले मिस हान को हुनवू और जीहू की कहानी पता चली थी। उनके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और दोनों बस एक दूसरे पर ही निर्भर थे। जीहू खेलों की दीवानी थी, लेकिन सपने पूरे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए वो पढ़ाई में जुटी रही ताकि एक दिन अपने पांव पर खड़ी हो सके। लेकिन उसका भाई इंतजार नहीं कर सका। वो जल्दी पैसे कमाना चाहता था ताकि जीहू अपना सपना न छोड़े। इसी लालच में बिहानउई ने जाल बिछाया और हुनवू को अपना मोहरा बना लिया। और अब वो गहराई तक फंस चुका था। गामिन घबराकर मिस हान को अस्पताल ले गया। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा और मिस हान को होश आ गया। उधर जीहू खुद हुनवू को पुलिस स्टेशन ले गई। वो अस्पताल के बाहर घंटों खड़ी रही और फिर हिचकिचाते हुए अंदर आई, माफ करना। लेकिन मिस हान ने दोनों को दोष नहीं दिया, बस धीरे से स्टडी ग्रुप का जिक्र किया। आखिरकार हिगोन ने स्कूल बदलने का विचार छोड़ दिया और ग्रुप में शामिल होने के लिए मान गई। सबने मिलकर मनाया तो जीहू भी राजी हो गई। अगले दिन गामिन खुशी खुशी ग्रुप का बोर्ड सजाने में लगा था और हिगोन ने उसकी तारीफ कर दी, तुम तो बड़े कूल लग रहे हो। गामिन तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। गामिन उत्सुक था कि आखिरी मेंबर कौन होगा। तभी सेहुन ने बताया कि बिहानउई को पुलिस पकड़कर ले गई है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे जैसे पहले से सब पता था और वो बेफिक्र था। असल में उसे और हुनवू दोनों को सुधार गृह जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों बिहानउई को तुरंत छोड़ दिया गया। तभी अचानक एक बड़ा पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आया और नीचे से कोई गामिन को पुकारने लगा। पता चला गुजिन को एक लड़की से बुरी तरह हारने की शर्मिंदगी थी, इसलिए उसने सच किसी को नहीं बताया। इस वजह से पूरे स्कूल को लगा कि गामिन ने ही उसे हराया है। लेकिन इससे स्कूल का अनकहा नियम टूट गया। छोटी क्लास का स्टूडेंट बड़े क्लास के नेता को चुनौती नहीं दे सकता। स्कूल के कुछ शरारती लड़कों ने इस मौके का फायदा उठाकर 11वीं के टॉप फाइटर कैनगो को भड़काया कि वो गामिन को हराकर अपनी पोजीशन साबित करे। लेकिन गामिन ने बेपरवाही से कहा, तुम ही बनो लीडर। कैनगो को लगा कि गामिन डर गया, लेकिन बाकी लड़कों ने उसे और भड़का दिया। गुस्से में उसने अपना तुरुप का इक्का निकाला। लाल बालों वाला लड़का जिसने हाल ही में गामिन के ग्रुप में शामिल होने का फॉर्म भरा था। उसने ऐलान किया कि वो ये फॉर्म गामिन के सामने ही फाड़ देगा ताकि सबको पता चल जाए कि उसके ग्रुप में आने की कोशिश का मतलब पिटाई है। गामिन को गुस्सा आ गया और वो चौथी मंजिल से स्पाइडरमैन की तरह कूदकर सीधा कैनगो के चेहरे पर मुक्का मार बैठा, इससे पहले कि वो समझ पाता क्या हुआ।
सभी हैरान रह गए, बस लाल बालों वाले लड़के की आंखों में चमक आ गई। असल में बचपन से उसे लड़ाई का शौक था, लेकिन हमेशा हार ही मिलती थी। वो लगातार अलग अलग तरीकों से ट्रेनिंग करता, लेकिन हालात नहीं बदले। बेहतर होने के लिए उसने इस स्कूल में दाखिला लिया जहाँ सारे टॉप फाइटर पढ़ते थे, और सच में यहाँ आकर वो मछली की तरह पानी में हो गया। उसकी स्किल तेजी से बढ़ी और वो फाइटिंग रैंकिंग में 17वें नंबर तक पहुंच गया। लेकिन कुछ समय तक जो भी रुन ने 16वें रैंक वाले को चुनौती दी, उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एक दिन उसने अचानक गामिन का अद्भुत घूमता हुआ किक देखा। उसी पल से रुन ने ठान लिया कि वो इस लड़के को अपना गुरु बनाएगा। उसने ग्रुप में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन लिखा, लेकिन अपने लक्ष्य में साफ साफ लिखा स्कूल को जीतना। गामिन ने पढ़ते ही उसे तुरंत मना कर दिया। ये ग्रुप पढ़ाई के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं। लाल बालों वाला रुन बार बार मिन्नतें करता रहा, पर जब कोई रास्ता नहीं मिला तो मजबूरी में पढ़ाई के लिए मान गया। गामिन ने तुरंत दरवाजा खोला और उसे एक टेस्ट दे दिया। जब पूरी टीम टीचर से मिलने गई थी, रुन टेस्ट में जुटा रहा। तभी एक कुख्यात गैंगस्टर अंदर आया। वो काले कपड़े पहने था और पूरे शरीर पर टैटू थे। उसने रुन को गामिन समझ लिया, जो 10वीं क्लास का लीडर था, और उसे साथ आने को कहा। रुन ने तुरंत खुद को गामिन बताया और खुशी खुशी गाड़ी पर बैठ गया। गुंजोव ने ये सब देख लिया। इस बीच अस्पताल में पुलिस अफसर तामान ने हान कुंग से मुलाकात की। असल में वे 1 साल पहले के एक केस में मिल चुके थे। तामान ने पूछा कि उन्होंने ऐसे गुंडों से भरे स्कूल में पढ़ाने का फैसला क्यों किया। गाड़ी में बैठे रुन को अचानक अपना बचपन याद आया, जब वो हमेशा तंग किया जाता था, लेकिन उसका दोस्त एंटी हमेशा उसकी रक्षा करता और हौसला बढ़ाता था। रुन इस दोस्ती को सबसे ज्यादा महत्व देता था। लेकिन फिर एंटी ने जॉन बेक गैंग का एंट्रेंस टेस्ट पास किया और उससे रिश्ता तोड़ लिया। गाड़ी एक अंधेरे गोदाम के सामने रुकी। वो गैंगस्टर खुद को जॉन बेक गैंग का रिक्रूटर बताता है और बताता है कि हर स्कूल के टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट होता है। बस सामने खड़ी कार के बोनेट से चाबी ले आओ तो गैंग में शामिल हो जाओगे और गाड़ी भी तुम्हारी हो जाएगी। पर इतना आसान नहीं था। चाबी लेने के लिए उसे 3 बदनाम गुंडों को हराना था, जेब कतरे, लुटेरे और मारपीट के उस्ताद। रुन ने थोड़ी देर बहस की और फिर जोश में हमला कर दिया। इस बीच गामिन और उसके दोस्त लाइब्रेरी लौटे, पर लाल बालों वाला वहाँ नहीं था। जीहुन ने आह भरते हुए कहा, लाल बाल मिर्ची जैसे हैं, ये तो पक्का डुकॉल के पास गया होगा, पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं। सब निराश हो गए। तभी गुंजोव अंदर आया। गैंगस्टर ने दूसोंग स्कूल के स्टूडेंट्स की तारीफ की, वाकई गजब का टैलेंट है यहाँ। लेकिन जैसे ही उसने लाल बालों वाले रुन की अजीब लड़ाई देखी, उसे समझ आ गया कि ये असली दूसोंग मॉन्स्टर गामिन नहीं है। उसने रुन को जोरदार मुक्का मारा और कहा, बच गया तू। वो गुस्से में था कि उसे धोखा दिया गया। तभी गामिन और बाकी ग्रुप अंदर आए, रुन का टेस्ट लेकर। लाल बालों ने ग्रुप में एंट्री टेस्ट पास कर लिया था। गैंगस्टर ने कहा, इन बच्चों में वफादारी भी है। लेकिन उसने जल्दी ही पहचान लिया कि असली मॉन्स्टर तो गामिन है। उसने रुन को जोर से मारा और गामिन को उकसाया, अगर दोस्त को बचाना है तो अंदर आओ। ये जॉन बेक गैंग के रिजर्व मेंबर का टेस्ट होगा। उधर पुलिस स्टेशन में तामान हैरान था कि पिहानुई इतनी जल्दी कैसे छूट गया। वो तो मेरा नाम भी जानता है, जबकि मैं नया आया हूँ। यहाँ कुछ गड़बड़ है, कप्तान ने कहा। ज्यादा सोचो मत, वो बस एक हाई स्कूल का लड़का है। उसी समय हिगोन और जेहोन थाने के बाहर कांपते हुए पहुँचे ताकि रिपोर्ट कर सके कि रुन को जॉन बेक गैंग ले गई है। जेहोन ने हिगोन को दिलासा दिया, कम से कम यहाँ आना उन गुंडों का सामना करने से कम डरावना है। गोदाम में एक विशालकाय आदमी ने गामिन को चुनौती दी। गामिन ने जीहू से कहा, सावधान रहो वरना माँ परेशान हो जाएगी। लेकिन चिंता बेकार थी, जीहू किसी भी तरह कमजोर नहीं था। गुंजोव ने भी डंडे से वार किए, बिना चुके। जब गामिन के सामने आया, उसने चाकू निकाला, लेकिन गामिन ने बस एक कागज को रोल किया, वार रोका और पलटवार कर दिया। ज्ञान तलवार से भी ताकतवर है। उसने कागज के रोल से चाकू रोका और एक जोरदार मुक्के से दुश्मन को खत्म कर दिया। गुंजोव को फ्री होते देख गामिन जीहू को बचाने दौड़ा, लेकिन वो आदमी सिर्फ एक हाथ से उसका मुक्का रोककर उसे दीवार से दे मारा। गामिन ने किक मारी, लेकिन वो बच गया और पलटवार में गामिन दूर जा गिरा। ये सचमुच खतरनाक था। कोई चारा न देख तीनों ने मिलकर हमला किया, लेकिन वो आदमी आसानी से सबका सामना करता रहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं। उसने पूछा, तुम इस निकम्मे की रक्षा क्यों कर रहे हो? ये तो बस तुम्हारा रास्ता रोक रहा है। उसे क्या पता, गामिन के पास एक रिस्ट्रिक्टेड टेक्निक है जिसे उसके मार्शल आर्ट्स गुरु ने खतरनाक होने के कारण इस्तेमाल करने से मना किया था। गुरु ने कहा था, तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम्हारे सामने एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगा,
रुन का टेस्ट स्कोर सिर्फ 24/100 था, लेकिन फिर भी गामिन से बेहतर। गामिन ने कहा, रुन बाधा नहीं बल्कि एक मजबूत राइवल है। लाल बालों वाला रुन हैरान रह गया। इतने सालों में किसी ने भी उसे गंभीरता से नहीं लिया था, यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त ने भी नहीं। गामिन ने स्पेशल किक चलाई, इतनी ताकतवर कि उस आदमी को दीवार से दे मारा। फिर उसने मुक्कों और किक्स की झड़ी लगा दी और आखिरी वार से दीवार तोड़ दी, जिससे वो आदमी बेहोश हो गया। गुंजो और जीहू ने गामिन को ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। तभी जब गामिन चश्मा उठाने झुका, एक कार तेज रफ्तार से आई। लाल बालों वाला रुन उसे धक्का देकर बचा लेता है। गाड़ी से एक आदमी उतरता है और मुस्कुराते हुए कहता है, गामिन, जॉन बेक गैंग के रिजर्व मेंबर बनने का अच्छा मौका है। गामिन बिना सोचे समझे सीधे मना कर देता है। वो अचानक मुड़कर गोंजो से ताने में बोला, तू इस स्कूल में किसी का एक्सपेरिमेंट करने आया है ना? क्या ये तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी? गोंजो गुस्से में तुरंत उस पर झपट पड़ा, लेकिन वो गैस बढ़ाकर भाग निकला। हार न मानते हुए गोंजो मोटरसाइकिल पर कूद गया और पीछा करने लगा। उसी समय क्वांग की जोड़ी भी पुलिस को साथ लेकर पहुंच गई। इंस्पेक्टर टेमन हैरान रह गया जब उसने देखा कि एक हाई स्कूल का लड़का जॉन बैटी गैंग के खतरनाक अपराधी को पकड़ लाया है। जीहू ने इनाम की मांग की। हमने इतना बड़ा काम किया है, हो सकता है हमें कॉलेज में एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाएं। लेकिन टेमन ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, इनाम विनाम कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मारपीट के लिए गिरफ्तार नहीं किया, यही बहुत है। ये सुनकर हाइगन तक का खून खौल गया। माहौल तना हुआ देखकर टेमन ने माफी मांगी कि उसने गुंडों को खुला छोड़ दिया, लेकिन साथ ही जोर देकर कहा कि हिंसा को कभी भी पुरस्कृत नहीं किया जा सकता। उसने अपना विजिटिंग कार्ड गामिन को दिया, जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। जीहू को लगा कि ये अंकल पूरी तरह से बेकार इंसान नहीं है, लेकिन मुड़कर देखा तो गामिन कब गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। असल में वो माँ की डांट से डरकर जल्दी जल्दी बस पकड़कर घर चला गया था। इंस्पेक्टर टेमन ने हान कंग को इस घटना की रिपोर्ट दी। गामिन की वजह से पुलिस को फी हान उई के बारे में एक सुराग मिला। पता चला कि अभी अभी जो नाजुक सा दिखने वाला लड़का था वो मैनिन हवान है, हान उई का सबसे भरोसेमंद आदमी। इस घटना के बाद गामिन हान उई की ब्लैकलिस्ट में शामिल हो गया और उसे 4 स्टार्स वाला खतरा माना गया, ठीक हान मैडम के बराबर। उसी रात सबने ग्रुप चैट में मैसेज कर खुशी जताई। लाल बालों वाला दोस्त अस्पताल में होते हुए भी सबको धन्यवाद भेजना नहीं भूला। जब सबने अगली योजना पूछी तो लीडर गामिन ने ऐलान किया, अब से रोज 14 घंटे पढ़ाई। और इस तरह 5 युवाओं ने अपनी लंबी पढ़ाई की यात्रा शुरू कर दी। सबने साथ बैठकर पढ़ाई शुरू की और नियम बनाया, जिसके सबसे कम अंक आएंगे उसे सजा मिलेगी। सबको पहले से अंदाजा था कि सजा किसे मिलने वाली है। अगली सुबह स्कूल के गेट पर पहुंचते ही उन्हें गोजिन के डिसिप्लिन इंचार्ज रोक लेते हैं। उन्होंने कहा, सर्दियों की जैकेट नहीं पहनी? घर जाकर तुरंत लेकर आओ, वरना सजा मिलेगी। लेकिन तभी हान कंग मैडम समय पर पहुंचकर बोली, मौसम बदलने के समय स्टूडेंट वसंत गर्मी की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। डिसिप्लिन इंचार्ज चिढ़ गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कई मुश्किलों के बाद सभी बहुत खुश हुए जब हान कंग मैडम आखिरकार अस्पताल से छुट्टी पाकर लौट आईं। लाल बालों वाला बोला, हमारी टीम कितनी जबरदस्त है। टीचर को भी चाकू मारा गया, फिर भी वो डटी रही। लेकिन अस्पताल से निकलते ही हान कंग मैडम ने तुरंत वाइस प्रिंसिपल से मिलकर स्टडी क्लब की रिपोर्ट दी। इस बीच हुनवू को सुधार गृह भेज दिया गया था। वाइस प्रिंसिपल खुश हुए कि उसने हुनवू का मामला चुपचाप सुलझा दिया, लेकिन गुस्सा भी आए जब उन्होंने फी हान उई के खिलाफ अनुशासन परिषद बनाने का प्रस्ताव देखा। इसके बावजूद हान कंग ने खुशखबरी सुनाई, स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल गई है। पहली एक्टिविटी होगी सियोल के स्कूलों के साथ एजुकेशनल एक्सचेंज। सब खुशी से उछल पड़े। लेकिन अजीब बात ये थी कि घर पर तो सब अच्छे कपड़े पहनते थे, सियोल जाते समय अजीबोगरीब कपड़े पहनाए। सबसे बड़ा फैशन डिजास्टर था लाल बालों वाले का। उसने पूरा सफेद सूट पहन रखा था। देखने वाले अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, जिससे सेहुन और जीहू का चेहरा लाल हो गया। रास्ते में 2 लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया, हम तुम्हें सियोल घुमा देंगे गांव वालों। लेकिन अगले ही पल उन दोनों को घुटनों के बल बैठकर कसम खानी पड़ी कि वे कभी सियोल के बाहर से आए स्टूडेंट्स का मजाक नहीं उड़ाएंगे। शुक्र है कि टीचर आने से पहले जीहू ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन अब तक गामिन नहीं आया था। असल में वो पूरी रात जागता रहा और फिर सो गया। टीम हैरान रह गई जब उन्होंने देखा कि उनका होस्ट स्कूल उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार है। टीचर ने उन्हें घुमाया और सबको परिचय कराया। ये देश के शीर्ष 3 हाई स्कूलों में से एक था, जहां कॉलेज में दाखिले की फी बेहद ऊंची थी। यहाँ हर स्टूडेंट को कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शामिल होना पड़ता था
और सुविधाएं बेहद आलीशान थी। लेकिन ग्रुप लीडर से मिलते ही सबको ठंडा और सख्त माहौल महसूस हुआ। वो लड़की बिल्कुल इमोशनलेस चेहरा बनाई थी, जिससे जीहू का गुस्सा बढ़ गया। क्लास में पहुंचने पर सभी स्टूडेंट बस कंप्यूटर में सिर गड़ाए बैठे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। गीगन और सेहुन बस उनके महंगे इक्विपमेंट्स देखकर हैरान रह गए। यहाँ तो रंग बदलने वाले पेन भी थे। अगर गामिन ये देख लेता तो शायद खुशी से पागल हो जाता। लेकिन इंतजार करते करते भी गामिन नहीं आया। पता चला कि जीहू ने स्कूल का नाम गलत मैसेज कर दिया था, मैनिक। सबने मजाक में कहा, ऐसा कोई स्कूल कहाँ होता है। लेकिन उसी समय गामिन सच में मैनिक नाम के स्कूल के गेट पर खड़ा था। बाहर से जगह पुरानी और जर्जर दिख रही थी। फिर भी अपने आत्मविश्वास के साथ गामिन अंदर चला गया। शायद ये स्कूल बहुत पुराना और ऐतिहासिक होगा। उधर तनाव कम करने के लिए सेहुन ने सुझाव दिया कि सब एक दूसरे से परिचय करें और दोस्ती बढ़ाएं। लेकिन मैनिक स्कूल की एक लड़की को शायद गुंडागर्दी वाले स्कूल के स्टूडेंट से नफरत थी। उसने खुलकर नाराजगी जताई। ये देखकर जीहू तुरंत खड़ा हुआ। तुम्हें हमारे स्कूल से क्या दिक्कत है? लड़की ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग हमेशा हमारी जिंदगी क्यों खराब करते हो? ये कहकर वो चली गई और सब उलझन में पड़ गए कि वो इतनी नफरत क्यों कर रही थी। ग्रुप का एक लड़का डरते डरते बोला, असल में हमें बुली किया जा रहा है और जो हमें परेशान कर रहे हैं वे सामने वाले मैनिक हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। सब चुप हो गए जब उसने आगे बताया, हमारा साथी जुनमिन शायद अभी इसी वक्त उनसे मार खा रहा होगा और पैसे भी छिनवा रहा होगा। हाल ही में जुनमिन के माता पिता ने उसका बैंक कार्ड बंद कर दिया था, इसलिए उसके पास गुंडों को देने के लिए पैसे नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने उसे बुरी तरह पीट दिया, लगभग जान ले लेने तक। गैंग के लीडर ने उसे ठंडे अंदाज में कहा, या तो अपने माता पिता को कहकर कार्ड चालू करवाओ या फिर घर वापस जाने की जरूरत नहीं है। उधर सेहुन ने पूछा, तुम लोग पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? स्कूल में तो कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनका अच्छा रसूख हो। लेकिन वो लड़का कड़वे लहजे में बोला, जिन पेरेंट्स ने कभी पुलिस को रिपोर्ट की उन्हें इन लोगों ने बेरहमी से बदला लेकर सबक सिखाया। तभी सबको असली वजह समझ आई कि वो लड़की अभी पहले इतने गुस्से में और इन गुंडों वाली स्कूलों के खिलाफ क्यों थी। गामिन गलती से किसी और स्कूल में पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। चारों तरफ दीवारों पर ग्राफिटी बनी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आर्ट स्कूल वाकई अलग होते हैं, कमाल है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसने सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे। गामिन ने खुद ही नतीजा निकाला, लगता है पढ़ाई का दबाव इतना है कि किसी की नक्सीर फूट गई। सच में पढ़ाई का जज्बा जबरदस्त है। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन वो बेफिक्र आगे बढ़ता गया, ये सोचते हुए कि शायद उसने एक ऐसे माहौल में कदम रखा है जहाँ पढ़ाई के लिए जुनून भरा हुआ है। थोड़ी देर घूमने के बाद आखिरकार गामिन को कुछ स्टूडेंट दिखे। वो उत्साहित होकर उनके पास गया और पूछा, दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि स्टडी क्लब की मीटिंग कहाँ हो रही है? लेकिन रास्ता बताने की बजाय सबने उसे ऊपर से नीचे तक शक की नजरों से घूरा। एक गुंडे टाइप लड़के ने पूछा, तू कहाँ से आया है? गामिन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं सुसोंग मिडिल स्कूल से हूँ। ये सुनते ही उस गुंडे को याद आ गया कि सुसोंग का नाम स्कूल जगत में छोटा मोटा नहीं है। सुसोंग असल में फी हानेई का इलाका था, जिसने अपनी टीम के साथ मिलकर कई स्कूलों के गुंडों को हराया और पूरे अनचौन शहर में सुसोंग का दबदबा बना दिया। ताकत बनाए रखने के लिए फी हानेई ने एक स्ट्रेंथ रैंकिंग सिस्टम बनाया, जहां बाकी सभी स्कूलों को सुसोंग के आगे झुकना पड़ता था। एक लड़के ने शक से पूछा, सुसोंग के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम लोग अपना इलाका बढ़ाने आए हो? इलाका शब्द सुनकर गामिन की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि ये भी पढ़ाई के शौकीन हैं और गणित का ज्ञान शेयर करना चाहते हैं। तभी गामिन की नजर जमीन पर पड़े एक चश्मे पर पड़ी। वो झुककर चश्मा उठाने ही वाला था कि सामने वाला लड़का अपने साथियों को हमला करने का इशारा कर देता है। एक ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया गामिन के सिर पर मारने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने फायर एक्सटिंग्विशर नीचे लाने की कोशिश की, गामिन ने उसी पर मुक्का मार दिया, जिससे उसमें बड़ा सा डेंट पड़ गया। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये तो कुछ गड़बड़ है। अब उन्हें समझ आया कि मामला पढ़ाई का नहीं है। उसी वक्त एक कमरे में एक और गुंडा जुनमिन नाम के लड़के को मजबूर कर रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को कॉल करके बैंक कार्ड अनलॉक करवाएं और गेम खेलने के लिए पैसे डलवाएं। जुनमिन कांपते हुए फोन पकड़े सोच रहा था कि कैसे निकले। तभी बाहर से जोरदार मारपीट की आवाजें आने लगी। बालों को अजीब स्टाइल में रंगे हुए एक गुंडे ने सोचा, अरे आज तो सब बड़े जोर से मार रहे हैं। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो देखा कि उसके सारे साथी चारों तरफ बेहोश पड़े थे और सामने सिर्फ गामिन खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत।
अंदर जुनमिन अभी भी कांपते हुए फोन पकड़े कह रहा था, माँ अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कार्ड खोल दो। तभी वो गुंडा उड़ते हुए कमरे में आ गिरा। जुनमिन ने राहत की सांस ली। अच्छा माँ, रहने दो, मैं बच गया। गामिन ने चश्मा जुनमिन को दिया और पूछा, ये तुम्हारा है? जुनमिन को गामिन को देखकर कुछ जाना पहचाना लगा। वो पूछने ही वाला था कि गामिन का फोन बज उठा। फोन पर उसके दोस्त पूछ रहे थे, गामिन तू कहाँ गायब हो गया? सच में तू मैनिक स्कूल चला गया था क्या? हमारा स्टडी क्लब तो सामने वाले मानियू स्कूल में था। तू तो गलती से गुंडों के अड्डे में चला गया। और क्या तुझसे जुनमिन मिला? गामिन ने नीचे खड़े लड़के की तरफ देखा। तुम जुनमिन हो ना? जुनमिन ने सिर हिलाया। हाँ मैं ही हूँ। जुनमिन घबराकर खड़ा हो गया। तुम यहाँ से भागो वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे। तभी स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा अंदर आया और गामिन पर हमला कर दिया। लेकिन गामिन उस समय चश्मा पहने था जो उसकी ताकत को दबा देता था। उसे पकड़कर मेज पर पटक दिया गया। गामिन ने चश्मा उतारकर जुनमिन को पकड़ा दिया। बस अब तो काम तमाम है। लेकिन गामिन का एक दोस्त बोला, लगता है गामिन मुश्किल में है। लाल बालों वाला दोस्त हंसकर बोला, लगता है तुम गामिन को जानते नहीं। मेरा मतलब है अब उस गुंडे की खैर नहीं। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। गामिन ने जैसे ही चश्मा उतारा उसकी असली ताकत खुल गई। एक उड़ती हुई निहिट से उसने गुंडे को पलक झपकते ही गिरा दिया। जुनमिन जो पास ही खड़ा था भी हैरान रह गया। गामिन ने जुनमिन से कहा, चलो अब स्टडी क्लब चलते हैं। स्टडी क्लब की मीटिंग बहुत जोश में चल रही थी, बाकियों के लिए, लेकिन गामिन के लिए नहीं। बाकी सब बिजली की रफ्तार से पढ़ाई की बातें कर रहे थे और गामिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी सुबह के सारे गलतफहमियों और झगड़ों के बाद दोनों स्कूलों के बच्चे आखिरकार दोस्त बन गए और दिन का अंत हंसी खुशी हुआ। जुनमिन ने गामिन को एक तरफ बुलाकर पूछा, तुम मुझे याद करते हो? मिडिल स्कूल में तुम मुझसे स्टडी क्लब में शामिल होने आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ऊपर से तुम्हारा मजाक भी उड़ाया था। आज मैं सच में माफी मांगना चाहता हूँ। कई साल बाद भी जुनमिन को गामिन याद था, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि साल की शुरुआत में ही उसने कहा था कि वो स्कूल में टॉप करेगा, लेकिन साल के अंत तक वो आखिरी पायदान पर रहा। जुनमिन ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, शायद एक दिन तुम पूरे देश में नंबर 1 बन जाओ। फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन शायद लड़ाई में, पढ़ाई में नहीं। गामिन ये सुनकर इमोशनल हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लाल बालों वाले दोस्त ने सबको चिल्लाकर बताया, अरे देखो गामिन रो रहा है। अगले दिन सब वापस सुसोंग स्कूल आए ताकि ऑफिशियल रूप से स्टडी क्लब बनाया जा सके। क्योंकि लाइब्रेरी में लंबे समय तक बैठना मुमकिन नहीं था, उन्होंने छत पर बने एक पुराने स्टोर रूम को साफ करके उसे अपना अड्डा बनाने का फैसला किया। अंदर रखा सामान पुराना और धूल से भरा हुआ था, लेकिन सबने उत्साह से काम शुरू कर दिया ताकि इस जगह को एक आदर्श पढ़ाई का ठिकाना बनाया जा सके। उधर हान मैम स्टाफ रूम में जाकर स्कूल बोर्ड की डिसिप्लिनरी कमेटी बुलाने का प्रस्ताव रखती हैं ताकि बिहान हुई स्कूल के स्टूडेंट्स को कड़ी सजा दी जा सके। उनका मानना था कि उन्हें हटाना जरूरी है, तभी स्कूल का माहौल बेहतर होगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बिहानउई के पीछे कितनी बड़ी ताकत काम कर रही है। शिक्षा अधिकारी ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और कहा, बेहतर होगा कि आप अपनी सीमा में रहें, वरना मुसीबत मोल लेंगी। आपको लगता है आप बिहानउई को गिरा सकती हैं? मुझे तो ये नामुमकिन लगता है। इतना कहकर उसने कंप्लेंट लेटर सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। स्टडी रूम में जब सब सफाई कर रहे थे, तभी एक गुंडा अंदर आ गया। इधर उधर देखकर हंसते हुए बोला, अच्छा हमारे खेलने के लिए ये जगह साफ कर दी, शुक्रिया। हिगॉन गुस्से में उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन दोस्तों ने उसे रोका। वजह डर नहीं थी, बल्कि ये थी कि वो लड़का भले ही गुंडा था, लेकिन 10वीं ग्रेड में पढ़ाई में टॉप 1 था। गामिन ने भी सिर्फ दोस्तों की इज्जत रखते हुए कुछ नहीं किया, वरना चाहता तो उसे उसी वक्त जमीन पर गिरा देता। जब वो गुंडा सबके सामने अकड़ दिखा रहा था, तभी हान मैम अंदर आईं। जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका रवैया तुरंत बदल गया। वो मीठी आवाज में बोला, अच्छा पढ़ना दोस्तों, मेहनत करते रहना, और फौरन चला गया। ये देखकर गामिन ने तय किया कि वो उसे हराएगा, लेकिन मुक्कों से नहीं, बल्कि अंकों से। अगर वो लड़का 10वीं में टॉप है, तो गामिन कोशिश करेगा कि उससे आगे निकल जाए। इसके बाद हान मैम ने सबके अंक लिखकर सुनाए और कहा, अगर ऐसे ही पढ़ाई करते रहे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, लेकिन अगर मेरे तरीके से पढ़ोगे तो बेहतर अंक ला सकते हो। असल में हान मैम ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसी दिन स्टाफ रूम में लाल बालों वाला दोस्त सुन चुका था कि एजुकेशन ऑफिसर ने शर्त रखी है, अगर गामिन का ग्रुप 10 रैंक ऊपर नहीं आया तो हान मैम को परेशानी होगी। हिगॉन को हैरानी हुई,
रुको, अगर 10 रैंक ऊपर जाना है तो क्या इसका मतलब सेहुन को रैंक 2 से रैंक 1 पर जाना होगा? तभी सेहुन के पास उसके पापा का फोन आया। पापा ने कहा, तू स्कूल के बाद घर क्यों आया? सीधा कंस्ट्रक्शन साइट आना चाहिए था। ये सुनकर सेहुन चुप हो गया। उसे बचपन याद आया जब वो पढ़ाई में अच्छा था और खुशी खुशी अच्छे मार्क्स दिखाने घर आता था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी परवाह नहीं की। माँ जुए में लगी रहती, पापा हमेशा नशे में और लड़ाई करते रहते। इन्हीं कड़वी यादों ने सेहुन को अपने परिवार से दूर कर दिया। अतीत के दुख में डूबा वो घर लौट रहा था, तभी रास्ते में हिगोन मिल गई। वो बोली, अरे तुम भी इसी रास्ते जा रहे हो? चलो साथ चलते हैं। चलते चलते हिगोन ने कहा, पिछली बार जब तुम मेरे साथ गुंडों से निपटने आए थे उसके लिए थैंक यू। लेकिन सेहुन ने कहा, अरे मैंने क्या किया? सब गामिन ने किया था। हिगोन ने कहा, तुम खुद को कम समझते हो। जिस दिन तुमने उस डिसिप्लिन मॉनिटर का लैपटॉप नष्ट किया था तुम बहुत कूल लग रहे थे। हाँ, गामिन भी कूल है, लेकिन मुझे तुम और ज्यादा कूल लगे। दोनों बातें कर रहे थे कि सामने सुबह वाला गुंडा आ गया। सेहुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक लड़के ने उसे पकड़ लिया और दूसरे ने उसके माथे पर ऐसी चुटकी काटी कि खून निकल आया। हिगोन को भी बख्शा नहीं गया। उसे वो लड़की पीटने लगी जो पहले सिवुटाको को तंग करती थी। हिगोन को पिटते देख सेहुन अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पूरी ताकत से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति सीमित थी। उसे एक जोरदार मुक्का लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। गुंडे ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो बस एक हारा हुआ इंसान है जो गामिन की छाया में जीता है। फिर उसने अपने साथियों से कहा, इसे संभालो, मैं हिगोन को ले जा रहा हूँ। तभी एक हाथ आया और हल्की सी चुटकी में 10वीं का टॉपर गुंडा उड़कर दीवार से टकरा गया। वो गामिन था। गुंडा भड़क कर बोला, तू मुझसे लड़ना चाहता है? गामिन ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ा मजाक करना चाहता हूँ। गामिन ने उसकी चुटकी काटी और वो दर्द से दोहरा होकर गिर पड़ा। उठने की ताकत भी नहीं बची। उसके दोस्त डरकर फोन निकालने लगे फोटो खींचने के लिए, लेकिन गामिन ने फोन लेकर सारे फोटो डिलीट कर दिए। मुझे चोरी छिपे फोटो खिंचवाना पसंद नहीं, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर तो लड़कियों का तांता लग जाएगा। ये सुनकर वो सब भाग खड़े हुए। गामिन ने सेहुन के पास जाकर कहा, ये हमें हारे हुए कहते हैं, लेकिन देख तो कौन जीता है। लेकिन सेहुन को ऐसा नहीं लगा। उसके दिमाग में अभी भी वही ताने गूंज रहे थे कि वो सिर्फ गामिन का पीछा करने वाला, उसकी छाया में जीने वाला है। वो चुपचाप मुड़कर चला गया, गामिन और हिगोन को पीछे छोड़ते हुए। घर पहुंचते ही पापा ने उसे पीटा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गया था। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। पहली बार उसने पापा से जोर से बहस की। सालों का गुस्सा फूट पड़ा। सेहुन ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो बाहर निकला, गामिन पहले से ही वहाँ खड़ा था। चल मेरे घर में रह ले। वो ऐसे बोल रहा था जैसे पहले से जानता हो कि ये होने वाला है। सेहुन ने गामिन की तरफ देखा, लेकिन उसका अहंकार उसे किसी पर निर्भर नहीं होने दे रहा था। वो मुड़कर चला गया, लेकिन थोड़ी दूर ही पहुंचा था कि दोपहर वाला गुंडा सामने आ गया। फिर से पिटाई से बचने के लिए उसने रास्ता बदल लिया, लेकिन गुंडा वहीं इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने हाथ उठाकर वार करने की कोशिश की, तभी सेहुन का फोन बज उठा। गुंडा बोला, चल उठा, तेरे पापा का फोन है। सेहुन ने चारों तरफ देखा, पहले वार को झुककर बचा लिया और फिर लगातार बाकी वार भी। अगले वार से बदमाश हक्का बक्का रह गया। उसे शक हुआ कि शायद सेहुन ने फाइटिंग स्किल अनलॉक कर ली है, लेकिन असल में गामिन सामने वाली बिल्डिंग में बैठा फोन पर सेहुन को मूवमेंट के निर्देश दे रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक कि गामिन का फोन बंद नहीं हो गया। रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहा और सेहुन तुरंत ही पिटने लगा। गामिन घबराकर दौड़ता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। तब तक सेहुन की हालत खराब हो चुकी थी। क्यों हमेशा मुझे ही तंग किया जाता है? गुस्से से फट पड़े सेहुन ने अचानक अपना सिर पीछे झटका, जो सीधा बदमाश के चेहरे पर लगा। टक्कर इतनी तेज थी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सेहुन हैरान होकर दृश्य देखने लगा, फिर खुशी में हाथ उठाकर जश्न मनाया। मैं जीत गया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। घर पहुंचते ही देखा कि गामिन की माँ दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। दोनों घबरा गए। बिना कुछ सुने माँ ने ठंडे स्वर में कहा, कल से तुम स्कूल बदलोगे। कमरे में गामिन ने सेहुन से कहा, जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो मेरी जगह तुम ग्रुप के सबको मदद करना। सेहुन को लगा गामिन मजाक कर रहा है, लेकिन गामिन ने लंबी सांस ली। माँ जो कहती है वो करती है। कल मुझे सच में स्कूल बदलना होगा। इतना कहकर गामिन की माँ अंदर आई, एक स्कूलों की लिस्ट पकड़ाई और बोली, कोई चुन लो और मुझे बताओ। अगले दिन स्कूल में
सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गामिन किस स्कूल में जाएगा। तभी किसी को याद आया, रुको, गामिन के तो मार्क्स बहुत कम हैं, शायद कोई स्कूल उसे लेगा ही नहीं। जीहू खुशी से बोली, जिंदगी में पहली बार मुझे गामिन की पढ़ाई कमजोर होने पर अच्छा लग रहा है। अगर गामिन ने सुन लिया होता तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि गामिन की माँ ने कहा, अगर यहाँ कोई स्कूल नहीं लेगा तो तैयार रहो, तुम सेहुन के साथ ट्रांसफर हो जाओगे। पूरा ग्रुप दंग रह गया और गामिन की माँ को मनाने की कोशिश करने लगा। तभी लाल बालों वाला बोला, ऐसा करते हैं, मैं तीसरी मंजिल से कूद जाता हूँ, फिर तुम लोग मुझे बचाते हो। वो भावुक हो जाएंगी और गामिन को रुकने देंगी। बाकी सब ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये प्लान कैंसिल करो। जब सब प्लान बना रहे थे, अचानक लंबे बालों वाला एक लड़का सिगरेट निकालने लगा। सब घबरा गए, अगर गामिन की माँ ने देख लिया तो सारी उम्मीद खत्म। नतीजा, उसी वक्त उसकी पिटाई हो गई। आमतौर पर तो बर्दाश्त कर लेते, लेकिन आज नहीं। कोशिश की गई कि सबूत मिटा दिए जाए, लेकिन सिगरेट के टुकड़े हर जगह फैले हुए थे। गामिन की माँ ने ठंडे स्वर में फैसला सुनाया, स्कूल बदलो। गाड़ी तक पहुँचते ही सबने लाल बालों वाले से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, आंटी, गामिन को रहने दीजिए। जीहू बोल ही रहा था, मैं गामिन का दुश्मन हूँ, लेकिन तभी उसे घसीट लिया गया। हायोन बोली, आंटी, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं गामिन को पढ़ाऊंगी। माँ ने कहा, मुझे अच्छे माहौल की जरूरत है, इसके मार्क्स की नहीं। तभी हायोन ने बम गिरा दिया, आंटी, मैं गामिन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पूरा ग्रुप वहीं स्तब्ध रह गया, लेकिन वे गामिन को जाने नहीं देना चाहते थे। सब भागकर टीचर हान के पास पहुँचे और उन्हें आगे कर दिया, मैम, गामिन को बचा लीजिए। गामिन ने रियरव्यू मिरर में देखा तो हैरान रह गया। टीचर हान और पूरी टीम एक्शन मूवी की तरह कार से उसका पीछा कर रही थी। टीचर हान बेहतरीन ड्राइवर निकली और गाड़ी को जिगजैग चलाकर गामिन की गाड़ी के पीछे ला खड़ी की। लेकिन तभी एक बदमाश बाइक पर आकर उनके सामने रुक गया, जिससे उन्हें गाड़ी मोड़नी पड़ी। लाल बालों वाला ये बर्दाश्त न कर सका। इसके बाद कई और बदमाश आ गए और गाड़ी को घेर लिया। ध्यान से देखने पर पता चला, ये वही टॉप क्लास 11 के लड़के थे जिन्हें गामिन ने एक वार में हराया था। आज वे लाल बालों वाले से बदला लेने आए थे। टीचर हान उतरकर रोकना चाहती थी, लेकिन जीहू ने कहा, मैम, हमें संभालने दीजिए। फिर जीहू और लाल बालों वाले ने मिलकर सबको गिराना शुरू कर दिया। दोनों ने एक एक करके सबको हरा दिया। लेकिन तभी रैंक 1 बदमाश खड़ा हो गया और बोला, तुम लोग बच नहीं सकते। तभी लीजून ने गामिन की सिखाई आखिरी तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया। असल में गामिन ने ही उसे लड़ना सिखाया था। लीजून पहले तो सिर्फ पुराने दोस्त से मिलने और वजह जानने के लिए सीखना चाहता था, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान उसने जाना कि गामिन सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनना भी सिखाता है। ट्रेनिंग के दौरान गामिन ने उसे अपनी एक अंतिम तकनीक भी सिखाई। वर्तमान में लीजून ने जीहू से कहा, तुम टीचर हान के साथ जाकर गामिन को पकड़ो, मैं इन बदमाशों को रोकता हूँ। उसने लंबा रनअप लिया और गामिन का मशहूर हवा में उड़ता किक मारने की कोशिश की। सोच रहा था कि वो युद्ध देवता जैसा लगेगा, लेकिन ज्यादा रनअप लेने से वो सीधा बदमाश के गले लग गया। दोस्त, क्या हम सुलह कर सकते हैं? उधर गामिन की माँ ब्रोकर के साथ ट्रांसफर की बात कर रही थी। तभी गामिन की टीम और टीचर हान वहाँ पहुँच गए। टीचर ने आत्मविश्वास से अपना परिचय दिया, जिससे गामिन की माँ थोड़ी चौंकी। सब लोग कैफे में बैठकर पुरानी बातें करने लगे, लेकिन गामिन की माँ का रुख सख्त ही रहा। भले ही टीचर हान गामिन की क्लास टीचर हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस बात से परेशान हूँ कि मेरा बेटा इतनी हिंसक माहौल में सुरक्षित नहीं रह सकता। तभी मैडम हान ने बोलना शुरू किया। उन्होंने पुराने समय की बात याद दिलाई कि उनकी शिक्षिका ने उन्हें सिखाया था कि अन्याय के सामने खड़े होना चाहिए। अपने गुरु के अंतिम संस्कार में उन्हें पता चला कि वो शिक्षक स्कूल में फैल रही हिंसा के खिलाफ खड़े होने के कारण मारे गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने मिडिल स्कूल के गैंगस्टरों तक का सामना किया था। उस समय वो हार मानने वाली थी, लेकिन गामिन की माँ ने उन्हें समझाया और न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने का हौसला दिया। इसी कारण मैडम हान ने कई बार डिसिप्लिन हेड और वाइस प्रिंसिपल से स्कूल हिंसा रोकने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया था। उन्होंने माना कि तर्क के अनुसार उन्हें गामिन को इस माहौल में नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहाँ उसके दोस्त हैं, पढ़ाई में मदद मिलती है और सबसे अहम, गामिन पहले से कहीं बेहतर इंसान बन चुका है। मैडम हान ने भरोसा दिलाया कि न सिर्फ गामिन बल्कि उसकी पूरी पढ़ाई की टीम बेहतरीन स्टूडेंट बनेगी और वो हर संभव कोशिश करेंगी कि स्कूल का माहौल साफ सुथरा और हिंसा मुक्त हो। इन बातों ने गामिन की माँ को उस पल की याद दिला दी जब उनके बेटे ने कॉलेज जाने के अपने सपने और दोस्तों की मदद के बारे में उनसे बात की थी। लगता है ये बातें उनके दिल को छू रही थी।
तभी अचानक एक गुंडों का झुंड कमरे में घुसा। दरअसल मैडम हान ने पहले ही हान हुई के खिलाफ वाइस प्रिंसिपल को शिकायत भेजी थी और आज वो अपने गुंडों के साथ उन्हें सबक सिखाने आया था। लेकिन मैडम हान ने उनकी परवाह नहीं की और गामिन की मां से बातचीत जारी रखी। खुद को अनदेखा होते देख हान हुई के एक साथी ने गुस्से में हमला करने का आदेश दिया। तभी एक गुंडा डंडा लेकर मैडम हान पर झपट पड़ा। गामिन उसे रोकने ही वाला था कि अचानक डंडा कई मीटर दूर जा गिरा और सब हैरान रह गए। असल में ये काम गामिन की मां ने किया था। वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि जेन ली हॉन कोरिया ताइक्वांडो एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव मेंबर थी। आज न सिर्फ स्टूडेंट बल्कि ये गुंडे भी जान जाएंगे कि गामिन की मां कितनी दमदार है। गामिन भी लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन बीच में अपनी मां को दोस्तों से मिलवाना नहीं भूला। मां, ये जीहू है, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो सीखता है, असल में बहुत सीधा है। ये सेहुन है जिसे आप जानती हैं, और ये है हिगन। तभी एक गोली चली। सौभाग्य से गामिन की मां ने समय रहते मैडम हान को बचा लिया, लेकिन खुद घायल हो गई। ये गामिन के लिए बर्दाश्त से बाहर था। अगले ही दिन वो हानुई को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उससे पहले उसे हानुई के 3 सबसे खतरनाक गुंडों से भिड़ना था। सुनहरे बालों वाला गुंडा बोला, बाकी सब हट जाओ, इसे मैं अकेले खत्म करूंगा। हानुई से जुड़े किसी को भी मैं नहीं छोड़ता। मेरी माँ को चोट पहुंचाई है तो तुम सब यहीं रहोगे, गामिन ने कहा। दरअसल अस्पताल में डॉक्टर गोन जॉब ने बताया था कि हानुई और उसके लोग मैडम हान पर हमला इसलिए करने आए थे क्योंकि उन्होंने वाइस प्रिंसिपल को उनके खिलाफ शिकायत भेजी थी। गामिन ने तय कर लिया कि अब ये मामला खत्म नहीं होगा। डॉक्टर गोन ने चेतावनी दी कि हानुई के ये 3 गुंडे आयरन ट्रायो कहलाते हैं, जो बेहतरीन टीम वर्क के लिए बदनाम हैं। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उन्होंने गामिन को घेर कर दबा दिया। ये है वो मशहूर गामिन, इतना कमजोर, 3 से लड़ने चला है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गामिन अपने मास्टर की सीख याद कर रहा था, हार मानना मना है, मुख्य किरदार हमेशा जीतता है। उसकी आंखों में तेज चमक आई, वो उठ खड़ा हुआ और असली लड़ाई शुरू हुई। गामिन ने उन्हें उकसाया, मैं तीनों से एक साथ लड़ूंगा क्योंकि तुम लोग बहुत कमजोर हो। चाहे तीनों ने कितना भी मिलकर हमला किया, गामिन अब दर्द महसूस ही नहीं कर रहा था। उसने अपने मास्टर की सिखाई चालाक तकनीकें इस्तेमाल करनी शुरू की। पहला वार आंखों में चोट, दूसरा सीधा पेट में घूंसा, तीसरा भी उसी अंजाम तक पहुंचा। तीनों को गिराने के बाद गामिन जाने लगा, लेकिन सुनहरे बालों वाला गुंडा बोला, मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत है। गामिन ने एक ही तगड़ी किक से उसे धराशायी कर दिया। हानुई का पीछा करते हुए गामिन ने जमीन पर एक कागज देखा। अचानक उसे दोस्तों के साथ बिताए बुरे पल और अस्पताल में माँ का घायल चेहरा याद आ गया। ये सब मेरे कारण हुआ, लेकिन क्या दोस्तों की रक्षा करने के लिए इतनी मुसीबतें झेलना जरूरी था? नहीं, ये सब हानुई और उसके घटिया गुंडों की वजह से है। अगर सब खत्म करना है तो सबसे पहले उनके लीडर को हटाना होगा, और पहला नाम है हानुई। वाइस प्रिंसिपल का मानना था कि कोई भी इंसान गुंडा बनने का सपना नहीं देखता, लेकिन फिर भी किसी ने शिक्षा विभाग में एक शिकायत भेज दी जिसमें कहा गया कि डू सॉन्ग स्कूल अब गैंगस्टर तैयार करने की फैक्ट्री बन गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एक गंभीर मामला है जिससे स्कूल को बंद भी किया जा सकता है, और बिना झिझक उन्होंने सीधा नाम लेकर कहा कि इस शिकायत के पीछे हान कंग का हाथ है। उन्होंने हान कंग को आगे आकर बोलने को कहा, जबकि नीचे बैठे स्टूडेंट लगातार शोर मचाकर दबाव डाल रहे थे कि वो अपनी बात रखें। कुछ देर सोचने के बाद हान कंग धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने साफ साफ कहा कि ये स्कूल अभी बिल्कुल भी सामान्य स्थिति में नहीं है। भले ही उन्हें पढ़ाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन वो पहले से ही यहाँ की स्थिति देखती आ रही हैं। 1 साल पहले वो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को बहुत महत्व देती थी, क्योंकि हान कंग खुद उस टीचर की पसंदीदा छात्रा थी। लेकिन फिर त्रासदी हुई जब उनकी सबसे फेवरेट टीचर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हान कंग ने दृढ़ता से कहा, मैं इस स्कूल को वापस सही रास्ते पर लाऊंगी, चाहे गुनहगार कोई भी हो, मैं अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करूंगी। उनकी ये कड़ी घोषणा सुनकर वाइस प्रिंसिपल का चेहरा उतर गया। गुस्से में उन्होंने हान कंग के हाथ से माइक छीनकर फेंक दिया। उसी समय गामिन अंदर आया। कुछ बोले बिना उसने सीधा एक जोरदार मुक्का हानी के चेहरे पर जड़ दिया, लेकिन तुरंत ही हानी ने पलटकर उसे एक जोरदार लात मारी। गामिन ने कहा, तू भी इंसान ही है, मार खाने पर दर्द तो होता ही होगा, तो चुपचाप नीचे गिर जा, नहीं तो मैं तेरी शक्ल पहचान में नहीं आने दूंगा। हानी के गुर्गे चिल्लाने और उकसाने लगे जैसे उन्होंने कोई बेहतरीन फाइट देख ली हो। सब लोग हैरान थे कि गामिन ने हानी जैसे खतरनाक इंसान से सीधी भिड़ंत ले ली। वो वाकई बेहद ताकतवर था। वहीं हानी के रिजर्व गैंग मेंबर बेचैन हो रहे थे।
गामिन से बुरी तरह हारने के बाद उनकी ग्रुप में जगह खतरे में थी और बाहर फेंके जाने की पूरी संभावना थी। बस सुनहरे बालों वाला लड़का बेपरवाह अपने डिक्शनरी में डूबा हुआ था। निकाल देंगे तो चला जाऊंगा। असल में सांचोन एक बहुत ही आज्ञाकारी पोता था जो हर दिन अस्पताल जाकर अपने दादाजी से मिलता, उनका हाल पूछता और वादा करता कि सब संभाल लेगा। लेकिन फीस जमा करने वाले काउंटर पर पहुंचते ही सांचोन के होश उड़ गए। अब भी एक कर्ज बाकी था। उसे देखकर, जो अभी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था, अस्पताल के दयालु डायरेक्टर ने कहा, इस बार मैं मदद कर देता हूँ, लेकिन अगली बार समय पर पेमेंट जरूर करना। यहाँ तक कि पानी खरीदने के लिए भी सांचोन के पास पैसे नहीं थे। तभी संयोग से गामिन ने ये देखा और उसकी जगह पैसे चुका दिए। जब उसे पता चला कि हानि ने गामिन के लिए परेशानी खड़ी की है, सांचोन ने तुरंत माफी मांगी, क्योंकि उसे इसका पता ही नहीं था। गामिन ने नोटिस किया कि सांचोन पढ़ाई में अच्छा है। उसने पूछा, तो फिर पढ़ाई में मेहनत करके किसी बड़ी कंपनी जैसे जॉन बेक में क्यों नहीं जाते? सांचोन ने जवाब दिया, क्योंकि वहाँ पहुँचना ही बेहतर है। तभी उसके एक साथी ने भागकर खबर दी, जल्दी भागो, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुरंत ही ट्रेनिंग ग्रुप के 2 बड़े मेंबर्स आए और सांचोन को खींच कर ले गए। गामिन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उनमें से एक ने गामिन से उसका नाम पूछा, लेकिन सांचोन ने तुरंत उसे किनारे धकेल दिया ताकि वो किसी मुसीबत में न फंसे, और चुपचाप उनके साथ चला गया। उसी समय सांचोन के दादाजी ने उसे फोन किया। गामिन ने उसकी जगह अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात की। वहाँ उसे पता चला कि सांचोन के दादाजी भी अपने पोते की तरह ज्ञान प्रेमी इंसान हैं। इसी दौरान गामिन का स्टडी ग्रुप न्यूज देख रहा था। कल रात अंचोन बंदरगाह पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मुख्य संदिग्ध किम सांचोन। इस खबर ने सबको चौंका दिया। इंस्पेक्टर टेमाल तुरंत गामिन के पास पहुँचे सांचोन के बारे में पूछने। गामिन ने सब बताया, लेकिन जब उसे याद आया कि 2 लोग सांचोन को ले गए थे, तो उसने ये बात छुपाने का फैसला किया। बाद में सेहुन के साथ चलते हुए गामिन सोच में डूब गया, सांचोन कातिल नहीं हो सकता। तभी कपल टीम ने बताया कि उन्होंने किम सांचोन के मामले की जांच करने की कोशिश की है, लेकिन जीहुन ने टोक दिया, उन गुंडों में क्या जांचना। सेहुन ने तुरंत तर्क दिया, हानि पिछले साल दाखिल हुआ और तभी से हाई स्कूल स्टूडेंट्स से जुड़े अपराध बढ़ गए। उसे शक था कि कोई ताकतवर गिरोह हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को बड़ों के अपराधों में इस्तेमाल कर रहा है। जब पूछा गया, हमारे पास इन गैंगस्टर्स से ज्यादा क्या है, तो गामिन ने जवाब दिया, उम्र। ये जवाब सुनकर सब हैरान हुए, लेकिन असल में ये सही था। सबको अचानक एहसास हुआ कि गामिन कब से वहाँ मौजूद था। तभी सांचोन का एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और गामिन से मदद की गुहार लगाई। सांचोन कातिल नहीं है। तभी उसे रिजर्व मिलिट्री ट्रेनिंग गैंग के एक आदमी ने बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गामिन ने बिना देर किए एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका आंख नीला पड़ गया और वो वहीं गिर पड़ा। सांचोन के दोस्त ने कहा, मैंने अपनी आंखों से उसके अंकल को खून लगे चाकू को धोते देखा है। अगर जॉन बेक गैंग का कोई लीडर हत्या करता है, तो गुनाह रिजर्व मेंबर पर मढ़ दिया जाता है। गामिन ने गंभीरता से सोचा और कहा, सांचोन कातिल नहीं है, उसकी आंखों में पढ़ाई का जुनून है। जीहून ने गामिन को चेताया कि वो होश में आए। तभी लाल बालों वाला लड़का बोला, इतना काफी है। उस पर भरोसा करने के लिए धीरे धीरे सब सहमत हो गए कि सांचोन बेगुनाह है। गामिन ने तुरंत एक योजना बनाई और कहा, अगर चाकू फेंकना होता तो उसे धोने की क्या जरूरत थी। सब तुरंत एक्शन में आ गए। गामिन ने हुक ट्रांग स्कूल की यूनिफॉर्म उधार ली ताकि वो जॉन बेक ग्रुप में घुस सके। इस बार कपल टीम ने दूर से कमांड सेंटर की भूमिका निभाई। दोनों ने अपनी गजब की समझदारी दिखाई। अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो हम तुरंत पुलिस को सूचना देंगे। तीनों आत्मविश्वास से अंदर चले गए और किसी और का नाम पढ़कर ठीक तरह से आगे बढ़े और वे लोग सफलतापूर्वक पहले चेकिंग राउंड को पार कर गए। लेकिन तभी जब किसी ने गामिन को रुकने को कहा तो सभी घबरा गए। उन्हें लगा कि वे पकड़े गए हैं, लेकिन नहीं। गार्ड ने बस इतना कहा, अगली बार आते हो तो बैग घर पर छोड़ आना। तब जाकर तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे ऐसे पीले पड़ गए थे जैसे अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हों। हालात को खतरनाक समझते हुए कंट्रोल रूम ने तुरंत रिट्रीट का सिग्नल दिया, लेकिन गामिन ने जिद पकड़ ली कि वो यहीं रहेगा। उसका कहना था कि यहाँ तक आए हैं तो चाकू ढूंढ कर ही जाएंगे। बनाना कपल ने तुरंत फ्लाई कैम ऑपरेट कर पी हानी और चूसे ओंग की लोकेशन 4थी मंजिल पर ट्रैक कर ली। खबर मिलते ही गामिन की टीम वहां की ओर दौड़ पड़ी। तभी कंट्रोल ने बताया कि पी हानी और उसके साथी कमरे से निकल रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि वो लोग लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों से आ रहे थे, ठीक उसी जगह जहां गामिन और उसकी टीम खड़ी थी। गनीमत रही कि सब समय रहते भाग निकले।
तभी एक रिजर्व ट्रेनिंग गैंग मेंबर को छत से आवाज आई और वो जांच के लिए ऊपर चला गया। जीहुन दूसरी मंजिल पर छिपी थी। उसे लगा अब वो सुरक्षित है, लेकिन मुड़कर देखा तो गामिन वहाँ नहीं था। असल में वो कब का चुपके से छत पर चढ़ चुका था। रिजर्व मेंबर ने छत चेक की लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर भी उसने एहतियातन दरवाजा बंद कर दिया और अनजाने में गामिन को बाहर फंसा दिया। इसी दौरान पी हानी ने सांचोन को बुलाकर बताया कि अब वो जॉन बेक गैंग का ऑफिशियल मेंबर बनने के काबिल है। उसने सांचोन को एक बड़ा अमाउंट थमाते हुए कहा कि ये उसके दादाजी के अस्पताल के बिल के लिए काफी है। नीचे बाकी टीम गामिन को छत पर फंसा देखकर परेशान थी। तभी लाल बालों वाला लड़का बोला, भाई इसे मुझ पर छोड़ दो। तभी असली सीओ उबी की मुलाकात नकली सीओ उबी से हुई और लाल बालों वाले ने अकड़कर कहा, इसे तो मैं आसानी से गिरा सकता हूँ। उसने जीहुन से कहा, तुम बस अपना मिशन पूरा करो। इसी वक्त इंस्पेक्टर आ गया और कंट्रोल टीम ने चेतावनी दी कि जल्दी करो वरना सांचोन गिरफ्तार हो जाएगा। तनाव के बीच आखिरकार जीहुन को चाकू मिल गया। उसने उसे छिपाकर चुपचाप निकलने की सोची, लेकिन तभी एक रिजर्व ट्रेनिंग मेंबर आ गया। मजबूरी में वो मेज के नीचे छिप गई। उसे लगा कि वो चला गया, लेकिन उसने उसे देख लिया था। इसी समय सांचोन पी हानी और उसके आदमियों के सामने खड़ा होकर बेपरवाही से बोला, हाँ मैं ही कातिल हूँ। सांचोन के दो दोस्त अस्पताल में उसके दादाजी से मिलने गए। भले ही बाहर से वो गुंडे थे, लेकिन दिल से वो बहुत वफादार थे। स्टाइलिश हेयर स्टाइल वाला बोला, ये तो गामिन है, वो जरूर सांचोन को बचा लेगा। छोटे बालों वाला गुस्से में बोला, हम 10 साल से सांचोन के दोस्त हैं और अब बस खड़े होकर देख रहे हैं। शर्म नहीं आती? मैं तो अब ग्रुप छोड़ने वाला हूँ। सांचोन के दादाजी का सोचकर दोनों बेचैन हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि गामिन की मदद करेंगे और साथ ही सांचोन के दादाजी के लिए अस्पताल का पैसा जुटाएंगे। इस बीच जीहुन चाकू लेकर भागने लगी, लेकिन 2 ट्रेनिंग मेंबर ने उसे घेर लिया। बिना घबराए उसने एक को पकड़कर पटक दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन दूसरे ने तुरंत उसे पकड़ लिया और बेहोश कर दिया। तभी किसी ने उससे उसकी कॉपी मांगी और जब बैग खोला तो नोटबुक सीधे हत्यारे चूसे ओम के पैरों में गिरी। गामिन ने देखा कि जीहुन को 2 लोग खींचकर ले जा रहे हैं। उसने जोर से किक मारकर दरवाजा तोड़ दिया। इसी दौरान पी हानी के दोस्त ने फ्लाई कैम गिरा दिया, जिससे कंट्रोल टीम का कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन न होने पर सेहुन ने हिगोन को तैयार होने को कहा ताकि वे टीम को बचाने जा सकें। उधर जब कोई जीहुन को ले जा रहा था तो सांचोन आकर बोला, उसे छोड़ दो। असल में इंस्पेक्टर तेमन पहले से जानता था कि सांचोन खुद पर इल्जाम लेगा। उसने सांचोन को सच बोलने का मौका दिया। दादाजी और गामिन का ख्याल करते हुए सांचोन ने सच बताने का फैसला किया, लेकिन पी हानी ने उस पर हमला कर उसे हरा दिया। उसने कहा, अगर भिड़ना है तो अपने आदमियों को भी साथ लाओ। तभी सांचोन के दोस्त चिल्लाते हुए बोले, लो ये रहे उसके आदमी, लेकिन पी हानी ने सभी को आसानी से गिरा दिया। इसी वक्त होश में आई जीहुन ने चाकू उठाया और चुपके से निकल गई। उसने देखा कि सांचोन के साथी उसकी वजह से पिट रही हैं, तो वो चुप नहीं रह सकी। उसने चिल्लाकर कहा, साले तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पी हानी ने उसे भी गिरा दिया। वहीं लाल बालों वाला कई दिन की पागलपंती ट्रेनिंग के बाद आखिरकार गामिन की विंड किक मूव पूरा कर चुका था। उसने जोरदार किक मारकर अपने दुश्मन को गिरा दिया। तभी गामिन नुचाकू लिए हुए आ पहुंचा। असल में उसने पहले ही दरवाजे को तोड़कर बाहर निकलने का रास्ता बना लिया था। गामिन को नुचाकू के साथ देखकर ट्रेनिंग मेंबर हंसते हुए बोला, क्या तुम खुद को ब्रूस ली समझते हो? गामिन बोला, मेरे सामने ब्रूस ली का मजाक मत उड़ाना, और उसने नुचाकू घुमाते हुए हमला कर दिया। गामिन ने चाकू उठाया, लेकिन तभी दुश्मन ने किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। हैरानी की बात थी कि वो कितनी भी मार खाकर टस से मस नहीं हो रहा था, जैसे नशे में हो। असल में गामिन तो बस उसकी ताकत परख रहा था। उसने कहा, सुना था तुम बहुत ताकतवर हो, इसलिए मैं नुचाकू लेकर आया, लेकिन लगता है बस इतना ही है। तभी उसे अचानक एक ऐसी चाल याद आ गई जिसे उसने पहले खुद पर ही रोक लगा रखी थी, 0 डिस्टेंस का जबरदस्त पंच। उसने वो जानलेवा पंच मार दिया। दुश्मन बस बड़ी आंखों से उस बिजली की तरह गिरते पंच को देख सका। गामिन तुरंत भागकर सांचोन को उठाता है, हान से उसकी हालत पूछता है और उसे फिर से पढ़ाई में लौटने का न्योता देता है। लेकिन जुनचोन मानता है कि अब उसके लिए पढ़ाई की राह पर लौटना मुश्किल है। अचानक वो कमीना अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चुपके से चाकू पकड़ लिया, लेकिन जीहुन ने उसे देख लिया। बिना हिचकिचाए वो दौड़कर उसके चेहरे पर सीधा एक जोरदार किक मारती है। जीहुन ने सुनहरे बालों वाले पर सीधा चिल्लाया,
पढ़ाई जैसी मामूली बात में इतना ड्रामा क्यों? मेहनत करो ताकि दूसरों को तुम्हारे लिए चिंता न करनी पड़े। हर काम मुझे ही क्यों करना पड़ता है? सांचौन उसकी साफ कोई सुनकर खुलकर हंस पड़ता है। तभी कपिल हथियार लिए ऐसे दौड़ा आया जैसे युद्ध छिड़ने वाला हो, लेकिन उनकी जरूरत से ज्यादा गंभीर शक्ल देख सब हंस पड़े। अचानक गामिन को अपनी नोटबुक याद आ गई और वो भाग खड़ा हुआ। उधर इंस्पेक्टर तैमैन ने हत्यारे सियोंगहो की गाड़ी रोककर पूछताछ शुरू की। प्रतिरोध के संकेत देखते ही तैमैन ने बिना देर किए उसे बिजली जैसा पंच मारा। गुस्से में उसने चाकू निकालकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक गामिन न जाने कहां से आकर एक निर्णायक वार करता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। गामिन कहता है, मैं तो बस अपनी नोटबुक लेने आया था, एग्जाम करीब है। सब पढ़ाई में जुट गए, यहाँ तक कि सांचौन भी। अपने पोते को आखिरकार पढ़ाई में ध्यान देता देख उसके दादाजी की खुशी और गर्व छिपाए नहीं छिपता। सांचौन के दो दोस्तों ने भी ट्रेनिंग टीम से पैसे वापस लेकर उसके दादाजी का अस्पताल खर्च संभाल लिया। आखिरकार मिड टर्म परीक्षा खत्म हुई। पेपर देने के बाद गामिन का ग्रुप इकट्ठा होकर उत्तर मिलाने लगा। मेरा आया 1, मेरा आया 9 और तुम्हारा? सेहुन बोला, मेरा आया 3। गामिन का 5 आने से वो थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ गड़बड़ लगा और उसने जल्दी से अपना उत्तर छुपा लिया। आगे तुलना करने का मन नहीं किया। शाम को हान मैडम ने गामिन की मां को फोन कर हालचाल पूछा। सौभाग्य से पहले की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की वजह से वो सामान्य से जल्दी ठीक हो रही थी। अचानक गामिन की मां ने पूछा, आज तो परीक्षा खत्म हो गई है ना? तुम्हें पता है बच्चे कहाँ हैं? मैं गामिन को कॉल कर रही हूँ पर वो फोन नहीं उठा रहा। हान मैडम ने अंदाजा लगाया कि बच्चे साथ में घूम रहे होंगे, लेकिन गामिन की मां ने बताया कि साल में 4 बार वो गामिन को कभी परेशान नहीं करती, मिड टर्म और फाइनल परीक्षाओं के समय। हर परीक्षा के बाद वो अपने बल पर काबू नहीं रख पाता, इसलिए ऐसे दिनों में उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शॉपिंग मॉल में गामिन ने गुस्से में आकर गेम मशीन तोड़ दी। नतीजतन लंच प्लान बदलकर हॉटपॉट की जगह इंस्टेंट नूडल्स पर आ गया। जीहून नाराज होकर बोली, सब तुम्हारी वजह से है, लाल बालों वाले। अगर तुमने गामिन को नहीं बुलाया होता तो हम अभी बारबेक्यू खा रहे होते। गामिन का मूड ठीक न देखकर सेहुन ने पूछा, अगर पानी उबाले तो? गामिन बोला, नूडल्स पकाने के लिए। और क्या? सेहुन ने कहा, शुरुआत में भले बदलाव न दिखे, लेकिन धीरे धीरे तापमान बढ़े तो पानी उबलकर जोर से फूट पड़ता है। तुम भी ऐसे ही हो। अभी नतीजा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन मेहनत जारी रखो, तुम्हें मनचाहा फल मिलेगा। गामिन ने सोचा, ये तो साहित्य में भी माहिर है। सेहुन की सलाह से गामिन का मनोबल थोड़ा लौटा। तभी सांचौन का दोस्त फोन करता है। उसके दादाजी की हालत नाजुक है, लेकिन वे तो एक सेंटर में अंतिम परीक्षा देना चाहते हैं। सांचौन तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ता है, लेकिन पिहान उई के साथ धोखा देने के कारण ट्रेनिंग गैंग के गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। वे चाहते हैं कि वो अपने किए की सजा पाए। समय कम होने के कारण सांचौन को उन सबको हराना पड़ा। भीषण लड़ाई के बाद घायल अवस्था में वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन वार्ड के दरवाजे पर दोस्त ने रोक लिया। उन्हें परेशान मत करो, वे परीक्षा दे रही हैं। सांचौन सन्न रह गया। असल में गामिन पहले ही परीक्षा का पेपर देकर गया था, जिससे दादाजी अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर पाए। ये देखकर सांचौन के दिल को कुछ सुकून मिला। अगले दिन दादाजी का निधन हो गया। अंतिम संस्कार में गामिन का ग्रुप संवेदना जताने पहुंचा। भले जान पहचान कम थी, लेकिन इन्हीं ने तिकड़ी को सही राह पर लौटाया था। गामिन ने सांचौन को वो एकमात्र चीज लौटाई जिसे पिहान उई ने फेंक दिया था, और सांचौन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे रोते देख आसपास के लोग भी दुखी हुए। अगले हफ्ते सब उत्साह से टेस्ट रिजल्ट देखने पहुंचे। लाल बालों वाला जितना बेवकूफ लगता था, उतने से ज्यादा अंक ले आया, जीहून से भी ऊपर, जिससे वो लगभग उसे मार बैठी। सेहुन अब भी स्कूल में टॉप पर था, लेकिन सबको सबसे ज्यादा जिज्ञासा थी गामिन के अंकों की। गामिन मुस्कुराया, हल्का घबराया हुआ, लेकिन खुश। वो आखिरकार सबसे नीचे की रैंक से बाहर आ गया था। रैंक 219 से वो 209 पर पहुंच गया। वाह, पूरे 10 रैंक ऊपर। ये तो कमाल हो गया। क्या पता एक दिन टॉप पर भी पहुंच जाए। उसी समय सुपरवाइजर को हान मैडम से किया गया शर्त पूरा करना पड़ा। उनकी क्लास के सभी बच्चों की रैंक बढ़ी थी। स्कूल ने पिहान उई पर स्कूल बुलिंग के आरोप में डिसिप्लिनरी कमेटी की सुनवाई बुलाई। ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई। अब पिहान उई पहले जैसा खुलेआम अत्याचार नहीं कर सकता था। सांचौन अब उससे डरता नहीं था। उसने सीधा उसका सामना किया और उसे स्कूल के नियमों का पालन करने पर मजबूर कर दिया। संयोग से जैसे ही गामिन का ग्रुप स्कूल पहुंचा, उन्होंने भी ये नजारा देख लिया। जीहू ने चिढ़ाते हुए कहा,
क्या बात है, स्कूल का बॉस भी अब अनुशासन समिति के सामने पेश होगा क्या? लेकिन पिहानुई को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें सिर्फ एक ही इंसान पर टिकी थी, गामिन पर। असल में तू ही वो है जिसने सब कुछ इस मोड़ तक पहुंचाया है। स्कूल के भीतर, जिसे अब तक वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखता था, हालात बदलने लगे थे। जो लोग पहले उसके साथ थे, वो अब दो गुटों में बंट गए। एक गुट अब भी पिहानुई की व्यवस्था के प्रति वफादार था, जबकि दूसरा गुट बागी हो गया। पूरे स्कूल में अफरातफरी का माहौल फैल गया था। स्कूल में इन दिनों का माहौल कुछ अलग ही है, सब इसी पर बातें कर रहे थे। लाल बाल वाला कह रहा था कि फाइटिंग रैंकिंग ऐप अभी तक अपडेट नहीं हुआ, अजीब है, मैंने पहली बार ऐसा होते देखा है। सेहुन ने कहा, अरे हान कंग मैडम और जून गामिन भी हैं। रास्ते में हान कंग मैडम को एक बाइक टक्कर मारने ही वाली थी, लेकिन वो निकला पार्क ग्युनसोक। उसने कहा कि पिहानुई के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी मत बैठाना। मैडम ने वजह पूछी। ग्युनसोक ने कहा कि इस तथाकथित सही सजा पर भरोसा मत करो, मैं नहीं चाहता कि आपका अंजाम मेरी माँ जैसा हो। हान मैडम को इंस्पेक्टर तेमान की बात याद आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि पार्क ग्युनसोक असल मनाओ जोंगावा का बेटा है, जो पहले डुसोंग स्कूल में पढ़ाता था। ग्युनसोक ने खुलासा किया कि पिहानुई ने ही उसकी माँ की हत्या की थी। पहले जब वो जोंगावा को पिहानुई के अपराध का पता चला, तो उन्होंने उसे सीधे मिलकर सुधरने की सलाह दी थी। लेकिन डिसिप्लिनरी कमेटी से ठीक एक दिन पहले उसने उनकी हत्या कर दी और आरोप किसी और स्टूडेंट पर लगा दिया। उसके सारे कामों के पीछे उसके पिता का ही हाथ था। वाइस प्रिंसिपल ने पिहानुई के पिता को रिपोर्ट दी कि उन्होंने हान मैडम को कमेटी रोकने से रोकने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। पिहानुई ने पिता से कहा कि चिंता मत करो, वो सब संभाल लेगा और कमेटी कभी नहीं होगी। अचानक एक खबर आई, जिसमें अंचिन की एक बिल्डिंग में हुई सामूहिक लड़ाई की रिपोर्ट थी। लड़ाई में शामिल स्टूडेंट्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए किसी और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी, ताकि चोरी कर सकें। उनकी पहचान जल्दी ही उजागर हो गई, वो गामिन के ग्रुप के लोग थे। अगले दिन कई यूट्यूबर स्कूल में लाइव स्ट्रीम करने आ गए। लाल बाल वाले को देखकर ऐसे दौड़े जैसे किसी स्टार को देख लिया हो। वाइस प्रिंसिपल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए गामिन के पूरे ग्रुप को कमेटी में भेजने की मांग की। हान मैडम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि उन्होंने एक शर्त रखी, अगर हान मैडम पिहानुई की कमेटी रद्द कर दे तो वो गामिन के ग्रुप को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मैडम को धमकाया कि नौकरी छोड़ने के लिए तैयार रहो। कमरा अचानक शांत हो गया। हान मैडम ने स्टूडेंट्स की तरफ देखा और कहा, तुम लोग शायद बहुत डर गए होगे। उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर तेमान ने बताया था कि उन्होंने सांचिन को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने साफ कहा कि मुझसे छिपाकर और इतनी खतरनाक स्थिति में खुद से कदम उठाना गलत था, लेकिन तुम्हारा नेक इरादा मैं नहीं भूलूंगी। उनकी इस दरियादिली से सब इमोशनल हो गए। उन्होंने समझाया कि अगली बार ऐसे खतरनाक मामलों में मत पड़ना, मुझ पर भरोसा करो और इंतजार करो, मैं सच सामने लाकर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। उन्होंने गामिन से कहा, खासकर तुम, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन थोड़ा सब्र करो। गामिन ने सिर हिलाकर हामी भरी, लेकिन सबको चिंता थी कि हान मैडम की नौकरी जा सकती है। लाल बाल वाला चौंक गया जब उसने देखा कि स्कूल की फाइटिंग रैंकिंग बदल चुकी है। उसी समय 1 घंटे के अंदर जो भी किसी को गिरा देगा उसे 10 लाख वोन का इनाम मिलेगा, ऐसा ऐलान हुआ। पूरे स्कूल के स्टूडेंट मारपीट में जुट गए। हालात बिगड़ते देख गामिन का ग्रुप तुरंत वहाँ से निकल गया। सेहुन के सिर पर किसी स्टूडेंट ने दूध की बोतल फेंकी और उकसाया, लेकिन वो अनदेखा करता रहा। उसने गामिन से कहा, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदल सकता। गामिन ने उसका हौसला बढ़ाया। तभी सेहुन को अपने पिता का फोन आया। वो तुरंत उस कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचा जहां उसके पिता काम करते थे। वहां उसने देखा कि उसके पिता के सहकर्मी उन्हें ताने मार रहे हैं कि उनका बेटा टीवी पर गुंडा बना दिख रहा है। ये सुनकर पिता गुस्से में उनसे भिड़ गए। ये देखकर सेहुन का दिल दुख गया। पिता ने गुस्से में उससे पूछा, क्या सच में तू गुंडा है? और डांटते रहे। सेहुन कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करूंगा। उधर सामने वाली टेबल पर बैठा गामिन सब सुन चुका था। पिहानुई और उसका दोस्त गामिन के स्टडी ग्रुप के पास आए। उसने कहा, सच चाहे कुछ भी हो, लोगों की नजर में तू अब गैंग लीडर है। उसने ताना मारा, क्या इस स्कूल के स्टूडेंट तेरे लिए इतना बलिदान देने लायक हैं? फिर उसका दोस्त धमकाते हुए बोला, बेहतर होगा कि तू हान मैडम से कहकर कमेटी रद्द करवा दे, वरना अंजाम बुरा होगा। पिहानुई ने अपने गुंडों को गामिन के स्टडी प्लेस को बर्बाद करने का आदेश दे दिया। गामिन कुछ करने ही वाला था कि हान मैडम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, थोड़ा सब्र करो। उसने गुस्सा पीकर खड़ा खड़ा देखा कि उनकी मेहनत और यादों से भरी जगह तबाह हो गई। उधर जीव को लड़कियां चिढ़ा रही थी
कि वो और उसकी बहन एक जैसे बेकार हैं। ज्यू ने तो चुप्पी साध ली, लेकिन हिगॉन नहीं रुकी। उसने गुस्से में उन पर चिल्लाया, जिससे वो सब डर गईं। पहली बार उसने गाली दी, तुम्हें बोलने की तमीज भी है। फिर वो ज्यू के पास जाकर बोली, चिंता मत करो, मैं अमीर घर में रहती हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तभी हिगॉन के माता पिता उसे लेने आ गए। कहीं और लाल बाल वाला लगातार ग्रुप चैट में मैसेज भेज रहा था, जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ने रिप्लाई नहीं किया। गामिन ने मैसेज पढ़ा, जवाब देना चाहा, लेकिन समझ नहीं आया क्या लिखे। तभी नोटिफिकेशन आया कि सेहुन ने ग्रुप चैट छोड़ दी है। गामिन का मन बेचैन हो गया। उसकी माँ अंदर आई और बोली, क्या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा? गामिन बोला, मुझे लगता है हमारा स्टडी ग्रुप टूट जाएगा। हम तो बस ईमानदारी से पढ़ाई करना चाहते थे। माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें डुसोंग स्कूल के स्टडी ग्रुप में शामिल होने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि मैंने तुम्हें पहले से ज्यादा खुश देखा। माँ की बात सुनकर गामिन चुप हो गया। उसके जहन में दोस्तों के साथ बिताए पल, एक दूसरे का ख्याल रखना, साथ पढ़ाई करना और हंसी मजाक के सारे लम्हे ताजा हो गए। उसी पल उसे सबसे अहम बात समझ आई, उसे एक तरीका सूझ गया। उधर हान मैडम सोच में थी कि पी हानोई के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी बुलानी चाहिए या नहीं। अगर वो ऐसा करती तो गामिन का ग्रुप भी इसमें फंस सकता था। स्टूडेंट अफेयर्स हेड ने उन्हें सलाह दी कि वो ये मामला छोड़ दें ताकि खुद और स्टूडेंट्स को किसी मुसीबत में न डालें। लेकिन हान मैडम ने पक्का फैसला किया, कमेटी होगी ही। उधर गामिन स्टडी रूम में सामान समेटने लौटा। तभी हान मैडम वहां आई और बोली, आओ मैं मदद कर देती हूँ। इसके बाद गामिन सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट पहुंचा जहां सेहुन अपने पिता के साथ काम कर रहा था। अचानक गामिन वहां पहुंचकर हंसते हुए बोला, चाचा मैं स्पेशल ऑफर लेकर आया हूँ, एक खरीदो एक फ्री पाओ। फिर दोनों ने मजदूरों के कपड़े पहन लिए और साथ काम शुरू कर दिया। गामिन ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह सेहुन को फिर से स्कूल वापस लाएगा। सेहुन ईंटें उठाकर दूसरी मंजिल पर ले गया, लेकिन नीचे रखते समय कुछ सीमेंट के बोरे गिरने लगे। तभी गामिन ने तेज रिफ्लेक्स और शानदार मार्शल आर्ट मूव से उन्हें संभाल लिया, जिस पर सबने तालियां बजाईं। इसके बाद सेहुन ने दृढ़ता से कहा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, तुम वापस जाओ। लेकिन गामिन ने हार नहीं मानी, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हम साथ पढ़ेंगे और साथ ही कॉलेज पास करेंगे। गामिन की जिद आखिरकार काम आई और सेहुन ने हामी भर दी। इसके बाद वो पिता के सामने गया, घुटनों के बल बैठा और इमोशनल होकर बोला, अब जाकर समझ आया कि आपने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं सच में पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा। गामिन भी मस्ती में बोला, चाचा टेंशन मत लीजिए, आगे चलकर सेहुन ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स का मालिक बनेगा। इसके बाद दोनों सीधा ही हिगॉन के घर पहुँचे। सेहुन ने हिगॉन के माता पिता को अपना रैंक 1 एकेडमिक रिकॉर्ड दिखाया और समझाया कि उनके ग्रुप के बारे में जो अफवाहें हैं वो झूठ हैं। जब हिगॉन के माता पिता ने स्कूल बदलने की बात कही तो उसने तुरंत विरोध किया, डुसोंग स्कूल कॉलेज पास करने में सबसे अच्छा है, झगड़ों के लिए नहीं। मैं वादा करता हूँ कि हिगॉन को खुद पढ़ाऊंगा ताकि वो कॉलेज पास कर सके। मजाक में दोनों पिताओं ने बांस की छड़ी भी तैयार कर ली, जिस पर गामिन ने कहा, मारने से दिमाग तेज होता है, पढ़ाई में फायदा होता है। ये सुनकर हिगॉन के माता पिता हंस पड़े और उस पर भरोसा जताया। उधर एक कन्वीनियंस स्टोर में हिगॉन ने जीवू को चिढ़ाते हुए कहा, कॉलेज में बहुत हैंडसम लड़के होते हैं, तुझे पसंद नहीं आएगा क्या? उसने जीवू को पढ़ाई में वापस लौटने के लिए प्रेरित किया। जीवू उसकी इस परवाह से हंस दी और इमोशनल हो गई। तभी अचानक गामिन और सेहुन वहां आ पहुँचे। लाल बाल वाला भी खुशी से बोला कि वो गामिन से नंचाकू सीखना चाहता है, लेकिन पहली ही बार में उसने अपने ही पैर पर मार लिया और दर्द से उछलने लगा। इस तरह गामिन का स्टडी ग्रुप फिर से एकजुट हो गया। सबने ठान लिया कि अब पूरा जोर लगाएंगे। इसी समय हान मैडम ने वाइस प्रिंसिपल से मिलकर साफ कह दिया कि वो भी हानोई की कमेटी जरूर बुलाएंगी। उन्होंने कहा, मैं अपना काम खत्म करके कमेटी बुलाऊंगी, उसके बाद मैं इस्तीफा दे दूंगी। अगर मेरे स्टूडेंट गलत हैं तो मैं उन्हें सजा स्वीकार करना सिखाऊंगी, लेकिन मैं किसी को भी उन पर झूठा आरोप लगाने नहीं दूंगी। दोस्तों ने चेतावनी दी कि अगर कमेटी हुई तो गामिन को स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन उसने बिना झिझक कहा कि हानोई को कमेटी में लाना ही होगा। ग्रुप ने भी एकजुट होकर हामी भर दी। तभी सांचिन ने बताया कि पिछले साल भी एक टीचर ने पी हानोई के खिलाफ कमेटी बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन मीटिंग से ठीक पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। उसने ये भी बताया कि पी हानोई को डर है कि अगर उसे स्कूल से निकाला गया तो जॉनबैक कॉरपोरेशन की उत्तराधिकार कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर सबको हान मैडम की सुरक्षा की चिंता हो गई, लेकिन गामिन ने कहा, हमें हर हाल में मैडम की रक्षा करनी होगी।
इंस्पेक्टर तेमान भी चिंतित थे। उन्होंने सुझाव दिया, मैडम फिलहाल आप कहीं और चली जाएं। अगर पिहानोई ने हमला कर दिया तो खतरा हो सकता है। कमेटी खत्म होने के बाद लौट आइए। लेकिन हान मैडम ने मना कर दिया, मुझे स्कूल में रहकर अपने स्टूडेंट्स की रक्षा करनी है। तभी वाइस प्रिंसिपल का फोन आया। उन्होंने अपने गुनाह कबूल किए और कहा कि वे डुसोंग स्कूल और जॉन बैक कॉरपोरेशन से जुड़े बड़े घोटाले उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने मैडम को आधी रात को स्कूल आने को कहा। मीटिंग पॉइंट पर वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि जॉन बैक कॉरपोरेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग करके ब्लैक फंड बनाया, जिसे हाई लेवल लोगों तक पहुंचाया गया। ये सब डुसोंग स्कूल को बनाए रखने के लिए था, ताकि पिहानोई जैसे लोगों को तैयार किया जा सके। तभी अचानक लाइट चली गई। वाइस प्रिंसिपल घबराकर भाग गए और मैडम अकेली रह गईं। वो बाहर भागी, लेकिन जॉन बैक के गुंडों ने उन्हें घेर लिया और सबूत वाला फोन मांगने लगे। लेकिन मैडम पहले से तैयार थी। उन्होंने इंस्पेक्टर तेमान से एक छुपा हुआ रिकॉर्डिंग डिवाइस उधार लिया था, जो बटन जैसा दिखता था। योजना के अनुसार अगर 30 मिनट में मैडम बाहर नहीं आई तो पुलिस कार्रवाई करती। लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर कार से निकले, उन्हें इलेक्ट्रिक गन से बेहोश कर दिया गया। जॉन बैक गैंग मैडम को खत्म करने ही वाले थे कि अचानक हिगॉन की चीख सुनाई दी, ओ ये हरामियों, अब तुम्हारा काम तमाम है। और अगले ही पल पांचों हीरो एक साथ आकर हान मैडम को बचाने पहुंच गए। उल्टी हवा का माहौल एक निर्दयी लड़ाई का संकेत दे रहा था। टीम ने दिन रात उसकी रक्षा करने की योजना बना ली थी और उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। गामिन ने तुरंत आदेश दिया कि उसे पहले ले जाया जाए, तो वहीं पर रहकर सिचुएशन संभालेगा। टीम ने जल्दी से हान को लेकर भागना शुरू कर दिया, लेकिन जॉन बेक के गुंडे तुरंत पीछे पड़ गए। जियू और संचौन ने 2 आदमियों को रोक लिया। दूसरी तरफ सेहुन का सामना पिहानउई के पुराने दोस्त से हुआ। इस बार वो डरा नहीं, बल्कि सीधा मुकाबले के लिए खड़ा हो गया और बोला, लाल बालों वाला, उसे जल्दी ले जाओ। लेकिन तभी लाल बालों वाले का एक पुराना दोस्त सामने आ गया। उसने उसे कहा, भाग जाओ। गामिन और पिहानउई आपस में भिड़ गए। पहला मुक्का लगते ही शीशा चकनाचूर हो गया। दोनों बराबरी के थे, कोई पीछे नहीं हट रहा था। दोनों लगातार वार पलटवार कर रहे थे। लड़ाई इतनी तनावपूर्ण थी कि सांसें थम जाएं। पिहानउई की मार्शल आर्ट साधारण नहीं थी। उसने गामिन की एक किक पकड़ ली और उसे दीवार से जोर से दे मारा। पिहानउई का दोस्त बंदूक निकाल लाया। सेहुन ने तुरंत बचाव किया। वो फुर्ती से इधर उधर होता रहा, भले ही एक गोली उसके हाथ को छू गई। लेकिन बंदूकधारी नहीं रुका और लगातार फायर करता रहा। गोलियां हवा को चीरती हुई निकल रही थी। लेकिन सेहुन डटा रहा, तब तक भागता रहा जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। संचौन लगातार घुंघराले बालों वाले के दबाव में था। जैसे ही उसने जोरदार मुक्का मारने की कोशिश की, विरोधी ने उसे भांप लिया और उसे गिरा दिया। जियू की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वो मोटे आदमी के लगातार वार झेल रहा था। मोटे ने उसकी हालत खराब कर दी थी। लाल बालों वाला अपने कभी करीबी भाई जैसे रहे आदमी के सामने खड़ा था, लेकिन वो जरा भी रहम नहीं कर रहा था। मुक्के बिना झिझक बरस रहे थे। लाल बालों वाला दोस्ती पर भरोसा कर रहा था, लेकिन अचानक गद्दार ने चालाकी से चाकू घोंप दिया, जिससे वो लड़खड़ा गया। दर्द ने उसे भीतर तक हिला दिया। गामिन और पिहानउई का मुकाबला अब भी बराबरी पर था। अचानक पिहानउई ने जोरदार घुटना मारकर गामिन को दीवार पार धकेल दिया। पिहानउई ने हानकोंग को धमकाया कि उसका भी अंत आने वाला है। ये सुनते ही गामिन भड़क उठा। उसने लगातार मुक्कों की बरसात कर दी, जिससे विरोधी को प्रतिक्रिया का मौका ही नहीं मिला। फिर गामिन ने अपनी सीक्रेट तकनीक जीरो डिस्टेंस पंच का इस्तेमाल किया, जिससे पिहानउई दूर जा गिरा। लेकिन हैरानी की बात ये कि वो फिर भी खड़ा हो गया। उसने तुरंत पलटवार करते हुए गामिन के चेहरे पर लगातार मुक्के मारे। उसे लगा कि उसने गामिन को हरा दिया है, लेकिन तभी गामिन ने अपने मामा की गुप्त फुटवर्क तकनीक का इस्तेमाल किया। वो हवा की तरह हिलते हुए सटीक और ताकतवर मुक्के मारने लगा। हर वार पर पिहानउई डगमगाने लगा। आखिरकार एक लोहे जैसा मुक्का जड़ते ही वो वहीं गिर पड़ा। इस बीच हानकोंग ने देखा कि दरवाजा लोहे की तार से बंद था। बिना घबराए उसने फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गई। लेकिन वो अभी दूर गई ही थी कि पिहानउई के गुंडों ने उसे घेर लिया। इधर जियू और संचौन ने मिलकर हमला किया। जियू ने कहा, 2 वर्सेस 2, अभी पता चल जाएगा कौन भारी है। दोनों ने ऐसे हमले किए कि विरोधियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। संचौन ने एक को गला दबाकर जमीन पर पटक दिया। जियू ने भी एक साधारण वार में उस विशालकाय मोटे को गिरा दिया। चाकू से घायल होने के बाद लाल बालों वाले ने अब कोई रहम नहीं किया। उसने कहा, अब से भाईचारे की बातें खत्म, और बिना समय गवाए उसने अपने सीखे हुए घातक दांवपेंच से उसे तुरंत हरा दिया। वहीं
सेहुन को याद आया जब वो गामिन की माँ से मार्शल आर्ट सीखने गया था। उन्होंने उसे 3 खास तकनीकें सिखाई थी। पहली, लोहे का शरीर जिससे लगातार वार झेल सकता है। दूसरी, प्रेशर पॉइंट्स को पहचानना। सेहुन ने किताब में देखे हुए पॉइंट्स पर वार किया जिससे विरोधी बच ही नहीं पाया। और आखिरी तकनीक, दिमाग से तेज हाथ, जिसमें एक जोरदार पंच मारकर विरोधी को चिढ़ा देता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। पिहान उई के गुंडों से घिरी हुई हान कोंग को लगा कि अब बचना नामुमकिन है। तभी हिगॉन की आवाज गूंजी, सब लोग हान कोंग की रक्षा करो। डू सॉन्ग स्कूल के स्टूडेंट्स का पूरा ग्रुप आगे आ गया, लड़ने को तैयार। हिगॉन के जोशीले नेतृत्व में सबने तुरंत हमला कर दिया। हान कोंग इमोशनल होकर रो पड़ी। अगले दिन डिसिप्लिनरी कमेटी की बैठक हुई। आखिरी फैसले में पिहान उई को स्कूल से निकाल दिया गया। उसने गुस्से में कुर्सी लात मार दी, लेकिन हान ने उसे डांटकर सबक सिखा दिया। पिहान उई चुपचाप बाहर निकला, लेकिन इंस्पेक्टर तिमान ने उसके अपराधों के सबूत दिखाए और तुरंत उसे ले जाया गया। जाते जाते उसने गामिन से कहा, देखते हैं तुम कुछ बदल पाते हो या नहीं। इसके तुरंत बाद वाइस प्रिंसिपल को भी ले जाया गया। जाते समय वो सिगरेट जलाने ही वाला था, लेकिन हान कोंग ने रोक दिया, ये स्कूल है, यहाँ धूम्रपान नहीं। गुस्से की हद यही थी। आखिरकार गामिन की कक्षा फिर से पढ़ाई के लिए असली जगह बन गई। खबरों में भी आंचौन स्कूल में हुई हिंसा के मामले का सच सामने आ गया। सब कुछ एक साजिश था जो अब उजागर हो चुका था। बेटे के निकाले जाने की खबर सुनकर पिहान उई के पिता ने उसे बचाने के लिए वकील कर लिया। वहीं डू सॉन्ग स्कूल ने लड़ाई वाले ऐप के इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा दिया। एक नए युग की शुरुआत हुई जहां हिंसा ताकत का पैमाना नहीं रही। ली हान उई भी जेल से छूटकर अपनी बहन से मिला, लेकिन इमोशनल होने से पहले ही उसे बहन से जोरदार मुक्के के साथ वेलकम मिल गया। पूरा ग्रुप साथ बैठकर अपने भविष्य के सपनों को शेयर करता है। हंसी की आवाजों और एक नए जीवन के वादों से माहौल भर जाता है। एक ऐसा जीवन जिसमें ना हिंसा होगी, ना डर। लेकिन ये खूबसूरत माहौल अचानक टूट जाता है जब हान कंग मैडम हाथ में एक फाइल लेकर वहां आ जाती हैं। ये रहा फाइनल एग्जाम का शेड्यूल। सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। यू सॉन्ग स्कूल के इन स्टूडेंट्स की चुनौतियों से भरी यात्रा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन दोस्ती, हिम्मत और उनकी पर्सनल ग्रोथ की छाप हमेशा बनी रहेगी। उन्होंने एक दूसरे की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी अपनी राह ढूंढ ली। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, ये सफर अभी बाकी है। आइए इंतजार करते हैं नए चैलेंजेस और पहले से भी ज्यादा रोमांचक टकराव के लिए सीजन 2 में।